हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। तो यही टॉपिक चल रहा था हम लोग का, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में, ठीक। खिलजी वंश के अंदर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो रूलर हैं, जैसे सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 4-5 जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था डिटेल में, काफी सारे उनके सैन्य अभियान भी पढ़े थे, ठीक है। सैन्य अभियान याद होंगे, है ना, देख लिए थे सैन्य अभियान सारे के सारे। तो सैन्य अभियान चाहे उन्होंने भारत के किसी भी हिस्से में चलाए हों, बट हमने ये भी देखा था कि भारत के पूर्वी इलाके के अंदर अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ठीक है। जैसे आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ऐसे इलाकों के अंदर ये नहीं गया। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में कुछ भी इस तरीके का पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ये रीजन था, क्षेत्र था जहां पे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान नहीं हुए, तो कौन सा, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग बेसिकली ये भी बात कर लिए थे कि अलाउद्दीन और मंगोल्स के बीच के संघर्ष और उसके बीच में कई सारे स्ट्रगल्स भी रहे, बट हमेशा मंगोलों के ऊपर यहाँ पर कौन प्रभावी रहा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रभाव यहाँ पर देखने को साफ साफ तौर पर मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें आगे, हमने कहा था कि हम बाजार सुधार की बात करेंगे, अलाउद्दीन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि किस तरीके से आर्थिक रूप से इसने अपने पूरे के पूरे प्रशासन को मजबूत किया, ठीक है। इकोनॉमिकली इसने किस तरीके से अपने यहाँ के प्रशासन को और ज्यादा मजबूत किया था, तो ये आज देखना है हमें बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग पहले देखने जा रहे हैं बाजार सुधार, ठीक है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी फैक्टर क्या है, वहां की मार्केट। अगर उस मार्केट के ऊपर कमांड आपने कर ली तो क्या होगा, आपने अपनी पूरी की पूरी जो भी आपकी सल्तनत है, उस सल्तनत के सबसे बड़े राजस्व के ऊपर आपकी कमांड मानी जाएगी। तो राजस्व को इकट्ठा करने का, राजस्व को एकत्रित करने का, उसको ज्यादा कलेक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार सुधार। तो इस समय हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार को लेकर बात करने जा रहे हैं। जब बाजार सुधार की बात होगी तो बाजार के अंदर आने वाली सभी वस्तुएं, सभी प्रोडक्ट्स, हर चीज की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरीके से खादान से लेकर घोड़े, मवेशी और दासों तक हर एक जगह पे इसने अपनी जो कमांड बना के रखी थी, उस कमांड की चर्चा हमें करनी है, ठीक है। कि इसने खादान, अगर हम फूड की बात करें तो फूड को लेके किस तरीके के रूल्स बनाए थे, ठीक है। फूड के बाद में अगर किसी भी तरीके का घोड़ा या मवेशी हुआ करते थे, उनको लेके इसने किस तरीके के रूल्स बनाए थे, ऐसे तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस इस समय में हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या करा था कि खादान से लेकर घोड़े, मवेशी या दासों तक, दास से उस समय दास प्रथा भारत के अंदर चला करती थी, ठीक है। दास प्रथा की बात करें तो गुलाम प्रथा, जिसको आप लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में, गुलामों को खरीदने का और गुलामों को बेचने का भारत के अंदर क्या चलता था, एक चलन चला करता था, और इसकी अच्छी कीमत मिला करती थी जो लोग भी गुलाम अपने बेचते थे या गुलाम खरीदा करते थे। और ये मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि किसी भी इकोनॉमी और मार्केट के अंदर गुलाम होना जरूरी होता था। वो अपने गुलामों से सेना का कार्य भी लिया करते थे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या करा था, कुछ ऐसे नियम बनाए जिन कानूनों के तहत इसने ऐसी चीजों को कंट्रोल किया। तो बेसिकली मार्केट पॉलिसी में जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल के तौर पर कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, जैसे काश्तकार जो होते हैं, काश्तकार जिन्हें हम लोग कहते हैं, जो लोग क्या कर सकते थे, मार्केट के अंदर से खादान कलेक्ट करते थे और खादान कलेक्ट करके मार्केट से लोगों तक पहुंचाया करते थे, ठीक है। ये एग्रीकल्चर फील्ड से उन्होंने कृषि की जमीन से क्या करा, बहुत सारा खादान कलेक्ट किया, फूड कलेक्ट किया, गेहूं, धान, आप कुछ भी समझ लीजिए, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके क्या करा, मार्केट में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया हो, ठीक है। तो मार्केट तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य जब उन्होंने किया तो इसके बीच में काश्तकार क्या करते थे, जमाखोरी किया करते थे। जमाखोरी का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा और फालतू चीजों को कलेक्ट कर लिया करते थे, ठीक है। जैसे भाई जरूरत है अगर 100 किलो अनाज की, तो ये 1-1 क्विंटल अनाज इकट्ठा करके बैठ जाते थे। ये क्या होता है, काला बाजारी कहते हैं इसको,
ठीक है। काला बाजारी सरकार की नजर में ना होते हुए इन्होंने छुप के क्या करा है, अनाज को छुपा के रख लिया। तो इसने सबसे पहले इनके ऊपर लगाम लगाई और इसने क्या बोला, जमाखोरों को आजादी नहीं है बिल्कुल भी कि वो 40 किलोग्राम या 40 केजी से ज्यादा का अनाज प्रोटेक्ट या फिर संभाल के रख सके। ठीक है, 40 किलोग्राम कोई बड़ी मात्रा नहीं होती। 40 किलोग्राम अनाज अगर ये अपने पास में जमा करके रखते हैं तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। उससे ज्यादा को इसने क्या बोल दिया, जमाखोरी का नाम दे दिया था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ये देख सकते हैं। इसने क्या करा था, 4 अलग अलग तरीके के बाजार बनाए। ठीक है, मार्केट पॉलिसी में अगर देखा जाए तो इस समय अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी कैसी थी, इसने क्या करा इस समय में 4 अलग अलग तरीके के बाजार बनाए और उन बाजारों के ऊपर जो है एक बाजार के नियंत्रक को या बाजार का एक हेड है उसको यहाँ पे रख दिया, जिसकी पोजीशन होती थी किसकी, शाहना की। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, शाहना। ये वर्ड याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शाहना वर्ड का मतलब दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, क्या होता था, बाजार का नियंत्रक होता था, जो बाजार को कंट्रोल करता था। आप कह लो अगर आज के समय में कौन है ये, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उस समय बाजार का फाइनेंस मिनिस्टर जो पूरी मार्केट को कंट्रोल में रखता था, वो क्या नाम था उसका, शाहना। ठीक है, तो इसने क्या करा, मार्केट को टोटल मिला के 4 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो था सेंट्रल मार्केट। ठीक है, सेंट्रल मार्केट का मतलब क्या होता था, सेंट्रल मार्केट के अंदर जितना भी अनाज स्टोर होता था केंद्र के अंदर। ठीक है, केंद्र का मतलब तो वही राजा है। ठीक, राजा के पास में या राजा के थ्रू जितना भी अनाज कलेक्ट होता था तो उसको बोलते थे केंद्रीय अनाज बाजार। ठीक है, तो एक तो सेंट्रल लेवल पे मार्केट होती थी, एक मार्केट होती थी जो बेसिकली क्या होती थी, वो होती थी रिप्रोडक्शन की मार्केट हुआ करती थी। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि फिर से निर्मित करना कुछ वस्तुओं को, फिर से उनको बनाना। कुछ यूजेबल वस्तुएं हुआ करती थी मार्केट के अंदर जिनको फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता था। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के लिए एक अलग से मार्केट बनाया। तीसरा मार्केट इसने बनाया था कि जो जनरल बेसिस पे आप इधर से उधर सामान को बेचोगे। ठीक है, जैसे आप देखते हो आज के समय में कन्फेक्शनरी की शॉप्स हो गई या इस तरीके की शॉप्स हो गई, जरूरी चीजों का इधर से उधर जो है, हाँ, जरूरी चीजों का जो है आदान प्रदान जिस तरीके से होता है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरल मार्केट हो गया। और चौथा मार्केट जो था वो बेसिकली क्या था, वो मार्केट था आपका कि जो एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के खरीद फरोख्त से रिलेटेड था। ठीक है, अभी हम पीछे बात कर रहे थे ना, क्या बात कर रहे थे कि इसने खाद्यान्न से लेकर एनिमल या मवेशियों तक हर एक व्यक्ति को या दासों तक उनका मार्केट पॉलिसी अलग अलग बना रखी थी, जिसके ये 4 एग्जाम्पल हैं। इसने अपनी मार्केट पॉलिसी को पहली बार ऐसा देश में हुआ कि किसी ने अपने मार्केट पॉलिसी को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया होगा। ठीक है, पहला सेंट्रल लेवल पे, जब सेंट्रल लेवल का कंट्रोल होगा तो अनाज को किस तरीके से कैसे कैसे लोगों के बीच में देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब कौन तय करेगा बैठ के, राजा। ठीक है, राजा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ बैठ के तय किया करता था। उसके बाद दूसरा मार्केट क्रिएट किया है इसने, क्या, विनिर्मित वस्तुओं से रिलेटेड, ऐसी वस्तुएं जो कहीं ना कहीं फिर से निर्माण में आ सकती हैं, फिर से उनका यूज किया जा सकता है, वेस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वेस्टफुल चीजों से बचने के लिए इसने उन वस्तुओं का प्रयोग किया होगा। ऐसी मार्केट एक अलग ही क्रिएट कर दी। तीसरी मार्केट इसने क्रिएट करी जनरल, जैसे हमने बोला कन्फेक्शनरी वगैरह, बहुत रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ चीजें होंगी, ऐसी तीसरी मार्केट होती थी। और चौथी मार्केट क्या होती थी, किसी भी इंसान का या मवेशियों का, जानवरों का खरीद फरोख्त को, इसको चौथी मार्केट बोला जाता था। क्योंकि देखिए ये समय ऐसा था, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इंसानों की खरीद फरोख्त हो रही है, बेसिकली ये दासों का समय था, गुलामों का समय था, और गुलाम प्रथा पूरी दुनिया के अंदर इस समय चला करते थे। ठीक है, और भारत के अंदर बहुत बड़ा एक मार्केट लगता था अलाउद्दीन खिलजी के समय बदायूं में। ठीक है, बदायूं में जो चौक है उस चौक के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट लगता था, जहाँ पे लोग अपने अपने बड़े बड़े घोड़े बढ़िया बढ़िया कैटेगरी के लाते थे और वहाँ पे आकर उनको बेचा करते थे। ठीक है, घोड़े ही नहीं, वहाँ पे कभी कभी दासों को भी बेचा जाता था, गुलामों को भी बेचा जाता था। जैसे आज के समय में आप किसी भी बड़े चौराहे के ऊपर जाओगे, देखोगे मजदूर खड़े होते हैं, अब उनको घर पे लेके आते हो, मजदूरी कराते हो, उनकी मजदूरी देते हो, चले जाते हैं। दास प्रथा का एक आने वाले समय का, वो आज के समय का प्रारूप है। ठीक है, आप उनको उनकी मजदूरी दे रहे हो, काम करा के अपने आप, वो लोग उसको खरीद लेते थे अपने पास में, क्या हम तुमसे जिंदगी भर काम कराएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वहां पे दास प्रथा या गुलाम प्रथा चला करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 4 तरीके की मार्केट्स। ठीक है, और शाहना इसके सबसे प्रमुख होते थे, बाजार के नियंत्रक को बोला जाता था। ठीक है, इसी समय सुल्तान ने अपने विभाग के अंदर और भी कुछ विभाग बनाए हुए थे जो बाजार के कंट्रोल के लिए जाने जाते थे।
ठीक है, जिसके अंदर एक शाहना तो हमने पढ़ ही लिया, एक पद होता था बरीद का, ठीक है, बरीद भी बोला जाता था इसको, जिसको खुफिया अधिकारी बोला जाता है। ये मार्केट की खुफिया जानकारी ला के राजा को दिया करता था, ठीक है। जैसे आपने अगर पिक्चर देखी हो जोधा अकबर, ठीक है, जोधा अकबर के अंदर कभी कभी देखा होगा आपने, बीरबल हैं या मान सिंह हैं, ये मार्केट के अंदर भेष बदल बदल के घूमने जाते हैं, ठीक है, और भेष बदल के घूमने कभी कभी अकबर खुद जाता है भेष बदल के घूमने, और वहां जाके लोगों से क्या पूछता है कि भाई ये कितने किलो दे रहे हो, ये कितने किलो दे रहे हो, वो बताते हैं कि हम इतना इतना किलो दे रहे हैं, तराजू से तुलवा के चेक करता है। ये सब क्या कर रहा है, ये खुफिया अधिकारी ऐसे छोड़ दिए जाते थे मार्केट के अंदर, जो पूरी मार्केट की डिटेल लाके किसको देते थे, तो राजा को दिया करते थे, ठीक है, या सुल्तान को दिया करते थे। सुल्तान को अगर लगता था ये गलत कर रहे हैं तो फिर उसको लेके पनिश किया जाता था। ऐसे खुफिया अधिकारी जरूरी थे, क्यों, क्योंकि मार्केट का संतुलन बनाने के लिए अगर मार्केट पॉलिसी को ढंग से चलाना है तो मार्केट की सारी न्यूज भी राजा तक आनी जरूरी, ठीक है। इसी के लिए एक मुंशी भी था जो गुप्त जासूस का भी कार्य किया करता था, ठीक है, जासूसी भी ये किया करता था, जासूस के तौर पर एक पद ही बना रखा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति जासूस हो सकता है इस दरबार का, ठीक है। तो इस तरीके के पद भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके के पदों को भी यहाँ पे बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि हम एक तो शाहना की बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोग बारीद और मुंशी की भी बातें कर रहे हैं। ये सारे के सारे पद किसके समय के हैं, सब अलाउद्दीन खिलजी के समय के इंपॉर्टेंट पद हैं, जिनके बारे में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरीद किसके शासनकाल के अंतर्गत हुआ करता था, या बरीद का मतलब क्या हुआ करता था, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना कि ये खुफिया अधिकारी और ये गुप्त जासूस हुआ करता था, ठीक है। और इसी के लिए कड़ी निगरानी के लिए, या वजन ना कम कर दे, तोल में कमी ना कर दे, इस तरीके के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शाहना के कंट्रोल में, उसके अंडर में भी एक और मंडी बना के रखी थी जिसको शाहनाए मंडी बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था, शाहनाए मंडी, ठीक है। जैसे आज के समय में एपीएमसी, ठीक है, एपीएमसी मंडी का ही रूप है ना। अगर मार्केट के अंदर देखें, अगर कोई भी किसान अपनी फसल बेचने जाता है, उस किसान को एमएसपी पे अगर कीमत पे फसलें ना बिके, सारे किसानों की तो नहीं बिक सकती ना, 100 लोग लेके गए एमएसपी पे हमें कीमत मिल जाए फसल बेचने की, नहीं मिल सकती, तो कुछ 17-18 लोगों की ही बिकेगी 100 लोगों में से, ठीक है। बाकी कहाँ बिकती है, बाकी सब मंडी में तो बिकती है जितनी फसलें होती हैं। तो मंडी कैसे बना रखी है, एपीएमसी के तौर पर एक मंडी बना रखी है। ऐसे इन्होंने क्या करा था, एक शाहनाए मंडी नियुक्त करके रखी थी उस समय, जो पूरी तरीके से यहाँ निगरानी करती थी कि फसलों की कीमत और उसके वजन में और किसी भी तरीके की हेरफेर ना हो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी किसके लिए थी, इकोनॉमिक बैलेंस स्थापित करने के लिए, किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्दावलियां यहाँ काम आती हैं आपके, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो ये सब चीजें हैं, ये सबको ध्यान में रखिएगा। बाजार सुधारों के उद्देश्य की अगर बात करें, ये इतना सब कुछ ये कर क्यों रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कारण क्या है, कारण नो डाउट कोई भी समझ जाएगा कि भाई ऐसा करने का कारण ये है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा अर्निंग बढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्या कमाना चाहता है, रेवेन्यू कमाना चाहता है, वहां से राजस्व कमाना चाहता होगा, इसलिए मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। और मार्केट के ऊपर कंट्रोल करने का एक कारण बहुत बड़ा था जो यहाँ पे मेंशन है, अपनी कुशल सेना को बरकरार रखना या बनाए रखना। मैंने बताया भी है आपको कि अलाउद्दीन ने अपने समय में जो दीवाने अर्ज पे काम किया था, उस दीवाने अर्ज के अंदर उसकी सेना अलग अलग पार्ट में पूरी रूप से लगी हुई होती थी। कोई लगी हुई है यहाँ पे चाइना के बॉर्डर के ऊपर, कि चलो देखें जाके ऊपर कि इस समय में चांसेस हैं कोई मंगोल अटैक तो नहीं कर देगा, इधर से कहीं अटैक तो नहीं हो जाएगा। कुछ लगी हुई है वेस्टर्न इलाके के ऊपर, वेस्टर्न इलाकों के ऊपर कुछ पश्चिमी सेनाएं लगी होती थी, कुछ सदर्न सेनाएं लगी थी, दक्षिणी इलाकों के ऊपर एक अलग से बॉर्डर लाइन खींची हुई थी, वहां से कोई अटैक ना हो जाए, और कुछ पूर्वी इलाकों के कुछ क्षेत्र तक सेनाएं लगी हुई थी। तो अलग अलग इसने डिवीजन करके रखे थे अपनी सेनाओं के, कि सेना इधर से उधर कहीं ना जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह स्थापित रहे। वरना देखो राजा क्या करा करते थे, अमूमन ऐसा होता था कि इस समय में जितने भी शासक हुआ करते थे वो सेना लिमिटेड रखते थे, ठीक है। और लिमिटेड सेना का फायदा क्या होता था कि अगर चलो मुझे बंगाल के ऊपर अटैक करना है तो मैं क्या करूं, चारों तरफ की सेना को इकट्ठा करूं और बंगाल पे अटैक कर दूं जाके, ठीक है। अगर मुझे दक्षिण भारत में कहीं अटैक करना तो मैं उत्तर की पूरी सेना कलेक्ट करूं और दक्षिण भारत में अटैक कर दूं। लेकिन इससे खतरा क्या होता था, उत्तर की सेना लेके तुम जैसे ही दक्षिण में आओगे, उत्तर के ऊपर कोई अटैक करके वो जीत सकता है और उसको अटैक कर सकता है। ऐसा राजाओं को खतरा बहुत रहता था। और इस समय में सबसे बड़ा खतरा अलाउद्दीन के लिए उत्तर में कौन था,
मंगोल थे, ठीक है। अब मंगोलों से कैसे बचा जाए, इसलिए इसने क्या करा, ये विभाजन किया था कि सेनाओं को दीवाने अर्ज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग रीजन या क्षेत्र के हिसाब से विभाजित कर दिया था। अब इतनी बड़ी सेना है, इतनी भारी सेना है, ये सेना का खर्चा कैसे चलेगा, इस सेना को संभाला कैसे जाएगा, इसको संभालने के लिए इसको चाहिए पैसा, ठीक है। और पैसा कहाँ से आएगा, मार्केट से आएगा। और मार्केट से कैसे आएगा, जब उसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा, है ना। तो बाजार के ऊपर जब कंट्रोल स्थापित किया जाएगा तभी तो पैसा आएगा। तो बाजार के ऊपर नियंत्रण करने का तरीका था एक, तो इसलिए अपनी सेना को और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहता था, उनको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए मार्केट से पैसा कमा के अपनी सेना पे लगाया करता था, ठीक है। तो एक कारण अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इतनी भारी सेना और इतनी ज्यादा विस्तारित रूप से सेना रखने के पीछे का कारण क्या है, कारण यह है कि उसने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया था, अपनी मार्केट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये कारण है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बारे में काफी मतभेद भी है, वैसे कोई कुछ कह रहा है कि इसने सेना इसलिए रखी, कोई कुछ कह रहा है इसने सेना ऐसे रखी, लेकिन सबसे सटीक कारण वही है कि इसने सेना इसीलिए रखी थी और इकोनॉमी इसीलिए सुधारी थी। अब भूमि राजस्व में सुधार की अगर बात करें तो कोई भी शासक आएगा अपने राजस्व के कलेक्शन के लिए सबसे बड़ी निर्भरता किस पे रखेगा, भूमि के ऊपर, ठीक है। मतलब जमीन जो है वो आपको क्या देगी, टैक्स देगी। किस फॉर्म में, आपने उसके ऊपर अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद में आपको क्या मिलने वाला, उस पर कर मिलने वाला, ठीक है। तो कोई भी शासक आएगा अपना सबसे पहला ध्यान कहाँ लगाता था, मार्केट के बाद भूमि के ऊपर या लैंड के ऊपर। सबसे ज्यादा कलेक्शन तो लैंड से ही मिलना है, तो इसने भी आगे यही काम किया। इसने आगे क्या किया, भूमि के ऊपर राजस्व लेना या उसके अंदर कुछ सुधार करना शुरू किए। अब वो सुधार काफी इंटरेस्टिंग है इसके समय में। जैसे अगर बात की जाए तो इसने सबसे पहले काम यही किया, छोटे छोटे इक्ताओं का उन्मूलन कर दिया। इक्तादारी व्यवस्था समझ चुके थे आप लोग, हमने बताया था इक्तादारी व्यवस्था जो इल्तुतमिश के समय में आई थी। इल्तुतमिश के समय में हर एक प्रांत में छोटे छोटे से इलाकों में भी इक्तादारी व्यवस्था फैल चुकी थी, ठीक है। हर कोई इक्तादार था, छोटे छोटे प्रांतों में भी अलग अलग जगह देखने को मिले, तो हर कोई इक्तादार था उस समय। ऐसे इक्तादारों को इसने खत्म किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी इक्तादारी खत्म कर दी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या करा, छोटी छोटी इक्ताओं को खत्म कर दिया। मतलब एक छोटी सी मार्केट, अब पीलीभीत एक सिटी है और उसके सामने एक बरेली सिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा, बरेली के ऊपर जाएगा जब दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा। तो पीलीभीत जैसी जगह से भी प्रशासनिक इकाइयों को हटाया जा सकता है, बरेली में रखना जरूरी है, क्योंकि बरेली तो एक मंडल है, उसके अंडर में ऑलरेडी पीलीभीत आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, ऐसी छोटी छोटी इक्ताओं से क्या करा, वो इक्तादारों को हटा दिया। तो ये एक अच्छा तरीका था, क्योंकि इससे फायदा क्या हुआ, इन इक्तादारों को अब किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स या कर या फिर सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और इससे खर्चा सारा का सारा जो होगा, जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो किसका होगा, डायरेक्ट शासक होगा, ठीक है। तो इनके अंदर में जितनी भी जमीन आती थी वो जमीन अब किसके हाथों में चली गई होगी, इसके हाथों में चलेगी ना, राजा के हाथों में, ठीक है। खालसा भूमि जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, खालसा भूमि बेसिकली बोला ही जाता है कि जमीन जो क्राउन के अंडर में चली जाए, ठीक है, या क्राउन के कंट्रोल में है, ऐसी जमीन को क्या बोला जाता है, खालसा भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इस समय में कह सकते हो आप कि इन्होंने राजस्व के नाम पे अपनी लैंड के ऊपर या फिर भूमि के ऊपर एक सुधार करके इस तरीके से किया होगा, ठीक है। इसके बाद दोआब का एक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहा है भारत के अंदर, ज्योग्राफी पूरी पढ़ चुके हैं, अब दोआब के बारे में जानते होंगे। दोआब जो गंगा यमुना का पूरा इलाका है, इस इलाके के ऊपर अगर हम देखें तो ये क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है उत्तर भारत का। उत्तर भारत अगर मैं कहूँ तब भी कम है, आप संपूर्ण भारत में कहोगे तो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र किसको माना जाता है, दोआब के क्षेत्र को माना जाता है, ठीक है। तो दोआब का क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट था कि इससे सबसे ज्यादा लैंड के ऊपर कर मिल सकता था, सबसे ज्यादा राजस्व कलेक्ट हो सकता था, तो इसका फोकस सबसे ज्यादा दोआब के क्षेत्र के ऊपर ही था। दोआब इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आप देखोगे कि दोआब में कितने परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो दोआब एक अच्छा यहाँ पर सुधार था कि इसने दोआब के क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया, अपने कंट्रोल में ले आया, और दोआब के क्षेत्र में वहां पर उसे भी खालसा भूमि के अधीन करने का प्रयास किया, ठीक है, उससे भी फायदा होगा, ठीक है। मुस्तक राज भी एक विभाग है, मुस्तक राज विभाग भी किसके लिए बनाया गया था, ये राजस्व के कलेक्शन के लिए। राजस्व किसके ऊपर, राजस्व जब भी भू राजस्व के तौर पर कलेक्ट किया जाए तो ऐसे विभाग को क्या बोला जाता है, मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज करके एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसको यूज क्यों किया जाता है, जब भी आप किसी भी लैंड के ऊपर
ठीक है, जब भी आप किसी भी लैंड के ऊपर अपना रेवेन्यू कलेक्ट करोगे या राजस्व कलेक्ट करोगे, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया मुस्तखराज। ठीक है, तो दीवाने मुस्तखराज क्या है, दीवाने अर्ज क्या है, दीवाने आरिस क्या है, किधर से जा रहे हैं, इधर से चले जाते घूम बीच में से जा रहे। तो दीवाने मुस्तखराज का मतलब क्या है बेसिकली, ये किसके लिए बनाया गया, ये बेसिकली बनाया गया है जो लैंड या भूमि के ऊपर मिलने वाले कर या फिर जो भी टैक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि और इसने क्या सुधार किया होगा एकता के ऊपर, जैसे भूमि मापन और कर की दरें। ठीक है, भूमि मापन, पहले लैंड की नपाई नहीं होती थी। ठीक है, लैंड के ऊपर कर जब लगाया जाता था तो उसकी नपाई नहीं होती। होता क्या था कि भाई ये लैंड है, ये टुकड़ा है लैंड का एक, ठीक है, इस लैंड के टुकड़े के ऊपर मान लिया 1 क्विंटल, टोटल मिला के 1 क्विंटल की एक फसल हुआ करती है। ठीक है, अंदाजन मान लिया इतने क्विंटल की फसल हुआ करती है। राजा इनसे कहते थे चलो 20% इस पे हमें दे दो। ठीक है, 20% हमें दे दो। अब ये किसान बताएगा कि हमारी कितनी फसल होती है कितनी नहीं होती। राजा नापने तो नहीं जा रहा, नापने किसी अधिकारी को भेज रहा है नापने के लिए कि जाओ नाप के उसकी 1 क्विंटल की फसल हुई है। इसमें क्या होता था, निर्भरता किसानों पे या फिर वहां के भूमि मालिकों पे ज्यादा हो जाती थी कि चेक करो जाके, मतलब यहाँ पे ये वो लोग खुद बताते थे कि 1 क्विंटल हमारे यहाँ फसल हुई है तो हम आपको 20 किलोग्राम अनाज दे देंगे। ठीक है, या 200 किलोग्राम अनाज हम आपको दे देंगे अगर 1000 किलोग्राम हुआ है हमारा। ठीक है, तो होता क्या था कि इससे राजा को नुकसान होता था। राजा कहता था कि भाई हो सकता है फसल ज्यादा हो, एक डर रहता है कि किसान हो सकता हमें बेवकूफ बना रहे हो, भूमि मालिक हमें हो सकता बेवकूफ बना रहे हो। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला अब होगा भूमि मापन। ठीक है, अब नापा जाएगा कि भूमि कितने एरिया की है, कितना लैंड ये कोई किसान ऑक्यूपाई करता है। और जब वो लैंड का एरिया पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसमें 1 क्विंटल अनाज होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। और जब ये पता चल जाएगा अब उसके हिसाब से दरें लगा करेंगे। ठीक है, अभी तक राजा कहीं ना कहीं जो सुल्तान थे वो इस बात को इग्नोर किया करते थे। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, किसान है कर सकते हैं काम ऐसा, लेकिन इसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसने बोला हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भाई क्यों नहीं करेगा, इससे इसका राजस्व बढ़ रहा है ना, राजस्व मिल रहा है। तो राजस्व के जो तरीके अलाउद्दीन को जहां जहां से दिखाई दिए उसने उन तरीकों को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसके अंदर भूमि मापन करके और उसके ऊपर दरें कुछ लगा देना। तो भूमि की पैमाइश भूमि मापन को ही बोला जाता है, इस समय हुआ करते थे। ठीक है, और इस समय में यहाँ पे करों को इस तरीके से लिया जाता था। ठीक है, अब और क्या इसने चेंजेस किए थे, इसने क्या करा था, भारत की कृषि आबादी जितने भी लोग घर लेके रहा करते थे, मकानों में रहा करते थे, उनके ऊपर हाउस टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, हाउस टैक्स। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि घर में रहने के बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आज भी परंपरा चल रही है। ठीक है, आज भी हाउस टैक्स के नाम पे हम लोग टैक्स देते हैं। मैंने ऐसा बताया भी था आपको, अलाउद्दीन के समय की कुछ नीतियां भारत अभी भी फॉलो करता है, जिसके अंदर एक सिद्धांत क्या है, हाउस टैक्स का, जिसको घरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घरी। तो घरी नाम का एक टैक्स लगा करता है जिसको हाउस टैक्स की, आप अगर किसी जगह पे रह रहे हो तो यू हैव टू पे फॉर इट, आपको उसके लिए पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते थे, पेमेंट करा करते थे या कर प्रोवाइड करा करते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, घरी बोला करते थे। ऐसा ही एक टैक्स और होता था जिसको चरई बोला जाता था। ठीक है, चरई टैक्स बड़ा अजीब सा टैक्स था, बड़ा अजीब सा कर था, क्योंकि ऐसा कर इससे पहले ना किसी ने सोचा होगा ना किसी ने कभी समझा होगा। उस समय में ज्यादातर मवेशी जानवर या फिर जानवरों को पालने के लिए बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चुगाने के लिए जगह जगह पे घास वगैरह के मैदान में ले जाया करते थे। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा कि कितने सारे गाय भैंस बकरियां लोग ले जाके मैदानों के ऊपर चराते। लेकिन राजा ने बोला ये मैदान तुम्हारे तो नहीं है जो तुम इसके ऊपर चराने लेके आओ, ये मैदान किसकी है, सुल्तान की। खालसा भूमि है ना, जितनी भूमि किसी की नहीं वो किसकी, राजा की। तो अगर आप ऐसी भूमि के ऊपर जा रहे हो तो वो भूमि कौन सी कहलाएगी, खालसा भूमि कहलाएगी। खालसा भूमि बेसिकली उस समय में इसको बोला गया। खालसा भूमि के ऊपर अगर ये व्यक्ति कोई भी अगर अपने जानवर को चराने आता था उसको कर देना पड़ता था, फ्री में नहीं मिलेगा, क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अगर आप उसको घास भी वहां खिलाते जा रहे हो तो घास खिलाने के बदले में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर भी कर देना पड़ेगा। ऐसे कर को क्या बोला था, चरई। ठीक है, तो घरी और चरई करके दो कर जो चारागाह पे लगा करता था, ऐसे कर भी इस समय में देखे गए। ठीक है, तो हमने दो तरीके के बड़े बड़े
अलाउद्दीन के समय सुधार देखे, एक तो हमने देखा बाजार को कैसे संतुलित किया इसने, 4 तरीके के बाजार में डिवीजन करके 4 अलग अलग मार्केट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि भूमि या राजस्व या टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इसने भूमि सुधार किस तरीके से किए होंगे, ठीक है। दोनों के लिए डिपार्टमेंट याद रखिएगा। जब हम लोग बाजार की बात कर रहे थे तो हम किसकी बात कर रहे थे, शाहनाए मंडी की बात कर रहे थे, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसके लिए, भूमि के लिए, तो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट था, दीवाने मुस्तखराज, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट याद रखिएगा। और अब बात होने जा रही है सैन्य सुधार के लिए, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने अर्ज, ठीक है। कैसा बनाया था, दीवाने अर्ज। तो देखिए सैन्य सुधार के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, वही सब बातें आएंगी लौट करके। इसमें बेसिकली क्या था, इसके समय में सैन्य सुधार के लिए मैंने वही बताया आपको, जैसे इसने अपनी सेनाओं को विभाजित करके रखा था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सीमाओं के ऊपर इसने अपनी सेनाओं को लगा के रखा था, जो काफी विस्तारित रूप था। अपनी एक बड़ी और शक्तिशाली सेना रखने का इसका शौक था, बहुत बड़ी मात्रा में सेना रखा करता था। उसके लिए राजस्व कलेक्ट करने के लिए भी या फिर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मार्केट पर डिपेंडेंसी भी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस समय में दिखाई देती हैं। इसने क्या करा था, इस समय में सेना को रखने के लिए दीवाने अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया था। दीवाने अर्ज का हेड इस समय होता था आरिज़े मुमालिक। क्या नाम होता था उसका, आरिज़े मुमालिक, लिखा भी होगा यहाँ पे, आरिज़े मुमालिक, ठीक है। तो आरिज़े मुमालिक को याद रखिएगा, ये इस समय का एक डिपार्टमेंटल पोजीशन हुआ करती थी, जो सुल्तान की सेना को कंट्रोल करती थी, सुल्तान की सेना की हायरिंग करती थी, सुल्तान की सेना के ऊपर किस तरीके से पेमेंट करना है, कहां कहां सेना रखना, उसको यहाँ पे बताया करते थे। तो आरिज़े मुमालिक एक नाम का पद हुआ करता था जो इस समय में हुआ करता था। सेना की संरचना की अगर बात करें तो फरिश्ता राइटर है, ठीक है, इस समय के फरिश्ता ने इस समय में लिखा है कि अलाउद्दीन की सेना में अप्रोक्स अगर बात की जाए तो 4,75,000 घुड़सवार शामिल थे, और 4,75,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 4,75,000 तो घुड़सवार हैं तो फिर पैदल सेना कितनी हो, है ना। पैदल सेना हमेशा डबल हुआ करती थी घुड़सवार सेनाओं के, कभी कभी 3 गुना 4 गुना भी होते थे। और इस समय में एक अमूमन लॉजिक लगाया जाता है कि एक बात की जाती है कि अप्रोक्स 10 लाख तक की सेना भी इसने अपने समय में बना के रखी थी, और जो समय की बहुत बड़ी सेना थी। कोई भी बड़े बड़े शासक इतनी बड़ी सेनाओं को नहीं रखा करते थे। अब आपको सोचिए 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा इसने, और उस एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें सैलरी भी दी होगी, तो वो सैलरी किससे दी होगी, वही बाजार नियंत्रण, तभी तो हम इसका पढ़ रहे थे, तभी इसने बाजार को इतना ज्यादा नियंत्रित किया होगा। तभी मैंने बोला कि देखिए फैक्ट तो बहुत सारे हैं कि बाजार नियंत्रण क्यों कर रहा है अलाउद्दीन, कारण क्या है। कई सारे लोगों ने अलग अलग कारण दिए, लेकिन उसमें सबसे सटीक कारण क्या माना जाएगा, अपनी सेना के राजस्व या खर्चों को उठाने के लिए इसने यहाँ पे किया होगा बाजार का नियंत्रण, ठीक है। तो इतनी बड़ी घुड़सवार सेना, ये सब चीजें आप लोग कभी फैक्ट में यूज कर सकते हो जब भी कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे वो मॉडर्न की हो, मेडिवल की हो, किसी की भी। और कभी भी अगर आपको आ गया कि अलाउद्दीन की सेना या भारतीय सेना के बारे में या किसी भी तरीके की सेना के बारे में कुछ लिखना है, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि अलाउद्दीन ने अपने समय में 4,75,000 की घुड़सवार सेना और तकरीबन 10 लाख लोगों की पैदल सेना अपने दरबार के अंदर रखी होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेना इसके समय में दिखाई देती है, ठीक है। चेहरा और दाग प्रथा, ये भी सेना का एक अलग तरीके की प्रणाली है। चेहरा और दाग प्रथा भारत के अंदर पहली बार ये व्यक्ति है जो आगे अपने सैनिकों को और साथ ही साथ में घुड़सवार जो सैनिक हैं और घोड़े हैं उनके लिए पहचान देता है। जैसे आज के समय में आपकी पहचान आपका आधार, यही तो बोला जाता है, हमारी पहचान हमारा आधार, है ना। तो आप आज के समय में क्या है, आपकी पहचान आपका आधार कार्ड। उस समय में उनकी पहचान जो होती थी वो होती थी चेहरा और दाग के सिद्धांत पे, ठीक है। उनको एक आईडी मिला करती थी प्रॉपर, जो चेहरा और दाग के फॉर्म में मिला करती थी, ठीक। घोड़ों को क्या करा जाता था, उन पे एक स्टैंप लगाई जाती थी, ठीक है। स्टैंप लगाई जाती थी अलाउद्दीन खिलजी के शासन की, कि अलाउद्दीन खिलजी उनके ऊपर क्या करता था, अपना एक मोहर लगवा देता था कि जिस जिसके ऊपर अब दाग लगा होगा वो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी का ही घोड़ा होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का ही घोड़ा होगा। और बाई चेहरे की अगर बात करें तो सभी जितने भी सैनिक थे, सभी सैनिकों के साथ में चेहरे की भी प्रथा, उनको भी क्या करा जाता था,
आइडेंटिफाई करने के लिए उनके लिए भी एक ऐसा प्रोसीजर था कि हम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी सेना के अंदर चेहरा की प्रथा लागू करेंगे। तो आज के समय में जैसे आईडी आपकी पहचान जैसे आज है, वैसे उस समय में आईडी इनकी पहचान थी। ऐसा इसने क्यों किया? ऐसा इसने इसलिए किया कि होता क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब सैनिक लड़ने बाहर कहीं जाया करते थे, अब सैनिक अचानक से छुट्टी पे जब जाता था और वो कहता था कि मैं उस वॉर में नहीं जाऊंगा, अलाउद्दीन के साथ नहीं जाऊंगा, तो वो क्या करता था, अपने पड़ोसी को या जो सेना में नहीं है उसको कभी किसी को साथ में भेज दिया करता था, यार तुम चले जाओ, आज मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। अब खुद सोचो, इससे सेना को नुकसान होता था। अलाउद्दीन खिलजी को क्या लगा करता था, मैंने इसको ट्रेनिंग दी 6 महीने 1 साल और ये सेना में लड़ने के काबिल हो पाया, और इसने किसी नौसिखिए को भेज दिया, वो तो सेना वाला व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन पहचाने कैसे कि वो सेना का, यानी वो तो ड्रेस पहन के चला आएगा सामने से, है ना। तो आइडेंटिफाई करे कैसे, तो ये क्या करता था, आइडेंटिफाई करने के लिए इसने चेहरा प्रथा शुरू की थी। ऐसे ही लोग क्या करते थे, घोड़ों के ऊपर भी एक्सचेंज किया करते थे, घोड़ों को बदल दिया करते थे। जो अलाउद्दीन ने ट्रेंड घोड़े दिए हुए थे अपने सिपाहियों को, उनको वो लोग क्या करते थे, मार्केट में बेच जाते थे जाके, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता था। अलाउद्दीन का घोड़ा इतना ट्रेंड घोड़ा हुआ करता था, और उसके बदले में कोई सस्ता मत्ता घोड़ा ला के उसको चलाया करते थे, उसके साथ में जो है वॉर में चले जाया करते थे। इससे भाई वॉर्स में नुकसान होते थे, ठीक है। तो इसने क्या करा, चेहरा और दाग प्रथा दोनों के लिए कंपलसरी कर दी। अब चाहे सैनिक हो चाहे घोड़ा हो, जब तक शासक के नजर में नहीं रहेंगे तब तक उनको युद्ध में नहीं उतारा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके की चीजें देखी जाएंगी। दीवान यार्ड इसके लिए डिपार्टमेंट था, बताइए आपको, देख लिया आपने, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ही एक इंपॉर्टेंट शासक है उस समय काल का, जिसके बारे में आपको ये सारी बातें पढ़नी थी, ठीक है। अब चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में किसी फॉर्म में पूछ लिया जाए, और मेंस में शासक या शासन व्यवस्था के तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेंस में क्या पूछा जाएगा, पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके मेंस में। मेंस में ये नहीं पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में लिखिए कि उसने राजनीतिक तौर पर क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ को जीता, कौन कौन सा प्लेस जीता, नहीं पूछा जाएगा। अगर वहां पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि उसकी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए, उसकी मार्केट पॉलिसी, बाजार नियंत्रण के बारे में आप क्या जानते हैं। चलो मैंने मान लिया मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस में भी ये क्वेश्चन नहीं आया तो कहाँ आएगा, आपके इंटरव्यू में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में हो सकता है बाजार नियंत्रण के बारे में, मार्केट पॉलिसी के बारे में, बढ़ती महंगाई के बारे में, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आज की राजस्व व्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्था पुराने समय की राजस्व व्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्था से कंपेयर करके बताइए, ठीक है। तो आप लोग कैसे कंपेयर करोगे, ऐसे ही कंपेयर करोगे, इन चीजों को पढ़ के समझ के ही कंपेयर करना शुरू करोगे। अब आपको पता है कि अलाउद्दीन ने ये मार्केट पॉलिसी इस तरीके की अपनाई थी, और ऐसे वो मार्केट को अपनी चलाया करता था, ठीक है। और उस समय को आप आज के समय से कंपेयर करा दो कि मार्केट को चलाने के लिए आज के समय में हमारे पास में ये यंत्र है ना। तो ये तरीका था। बेसिकली शासक कोई भी करता है ऐसा कार्य, कुछ भी करता है, चाहे गवर्नमेंट आज के समय में करती है, उसका मेन टारगेट क्या रहता है, राजस्व का कलेक्शन करना, ठीक है। और कोई भी अगर थोड़ी बहुत समाजवादी या फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगी, या देश के भला चाहने वाली गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, एक तत्व उसमें और ऐड कर देगी कि देश किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई ना बढ़े, ठीक है। ये दो चीजें कोई भी गवर्नमेंट देखती है, तो इन्होंने भी यही देखा। इसके बाद में तुगलक राजवंश आता है, और तुगलक राजवंश के अंदर जो राजवंश चला था वो आपका बेसिकली 1320 से लेकर 1414 तक चला था, ठीक है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि 1320 से लेकर 1414 तक ये शासनकाल चला, और इस शासनकाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। यह आपको दिख जरूर रहा होगा 1412 नसीरुद्दीन महमूद का समय। 1412 में ये सल्तनत खत्म हो चुकी थी, बट 2 साल का गैप है, तो अभी हम लोग 2 साल के गैप में कोई भी सल्तनत नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो डायनेस्टी आएगी, सैयद वंश आएगा, वो 2 साल के गैप के बाद में आता है, तभी हम लोग 1414 तक इसको बोल रहे थे, ठीक है। तो 1414 तक ये वंश चला, तुगलक राजवंश, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 शासक हम लोग बात करते हैं, और एक फिरोज शाह तुगलक के बारे में और एक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो हमें यहाँ पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। समय काल यहीं पे रख लीजिए जिससे आगे आपको समस्या ना हो। मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल है 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है।
1325 से 1351, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 51 से लेके 88 तक शासनकाल करता है। ये 2 समयकाल याद रखना। पहला आपको याद इसलिए रहेगा क्योंकि 1320 में शासन की शुरुआत हुई और 1320 में ही कौन आया था, गयासुद्दीन तुगलक आया था। तो जब तक मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बैठा होगा 1325 तक, तब तक किसने शासन किया होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया होगा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक किस तरीके से इस गद्दी के ऊपर बैठ के शासन स्थापित करता है। देखिए व्यवस्था वही चल रही है जो पहले चल रही थी। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश कैसे आया कि वहां के कमांडर ने उसको कैप्चर किया था वहां के शासक से। ठीक है, अगेन बात वही है कि यहाँ पे भी एक कमांडर है जो उस समय में खिलजी वंश में कमांडर हुआ करता था, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। आपसे पूछा जाए क्या गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भी था गयासुद्दीन तुगलक। वहीं से इसने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से डिग्रेडेशन तुगलक खिलजी वंश का हुआ, उस डिग्रेडेशन का या फिर डिक्लाइनेशन का फायदा इसने उठाया। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक अब 1320 के अंदर गद्दी के ऊपर आके बैठ गया, कमजोर सत्ता खिलजी सल्तनत या खिलजी राजवंश की हटाते हुए। ठीक है, अब खिलजी की जगह तुगलक राजवंश आया। तुगलक राजवंश में गयासुद्दीन तुगलक को सबसे पहला शासक माना जाता है। गाजी मलिक की उपाधि के साथ में ये गद्दी के ऊपर बैठा था। और खिलजी वंश के अंतिम शासक जिनका क्या नाम था, खुसरो शाह, है ना। खुसरो शाह की हत्या करके ये गद्दी के ऊपर यहाँ पे आके विराजमान हो जाता है। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ गाजी मलिक ही दे देगा और पूछेगा कि किसने तुगलक राजवंश की शुरुआत की थी। ठीक है, क्योंकि तो गाजी मलिक इसका नाम बहुत पॉपुलर है, इसलिए इसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। तो जब ये गद्दी के ऊपर आके बैठा, तो गद्दी के ऊपर आके बैठने के बाद में इसने जो कार्य किए, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य तो नहीं है उसके समय में, बट फिर भी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे कार्य करना शुरू किया। इस एग्रीकल्चर व्यवस्था में सिंचाई पहली बार देश के अंदर शुरू कराने वाला शासक अगर कोई है तो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सिंचाई जानते हैं आप लोग, सिंचाई का मतलब क्या होता है कि जब भी नहरों से पानी लाके खेतों तक पहुंचाया जाए और उनको खेतों तक पहुंचा के खेतों की उपज को बढ़ाने का कार्य किया जाए, ऐसी सिंचाई की व्यवस्था कराने वाला कौन था पहला देश में, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस तरीके की चीजें की। अपने आप को इसने दिल्ली का पहला सुल्तान भी कह के पुकारा कि मैं दिल्ली का पहला सुल्तान हूँ, मैं दिल्ली का गाजी मलिक हूँ। ठीक है, अब दिल्ली का पहला सुल्तान करके भी टाइटल चल गया इसका। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो आप लोग तो तुरंत लगा दोगे जाके कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, वही तो लगाओगे। हाँ, तो इल्तुतमिश लगाओगे, यही तो लगाओगे। दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो होगा गाजी मलिक ऑप्शन में। ठीक है, तब ये होगा, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली का पहला सुल्तान स्वयं को बताने वाला कौन था, दोनों में फर्क है। ठीक है, स्वयं को बताने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान ये है गयासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली का पहला सुल्तान ओरिजिनल कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान हम उसे इसलिए बोल रहे हैं, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा नहीं था, लेकिन दिल्ली उसके कंट्रोल क्षेत्र में था और दिल्ली सल्तनत को शुरू करने वाला शासक है। ठीक है, और एक वर्ड और यूज हो जाएगा वहां पे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कौन था पहला, तब आप बोलोगे इल्तुतमिश। ठीक है, तब आप बोलेंगे दिल्ली का पहला सुल्तान लगाया, पहला सुल्तान दिल्ली का नहीं, उसके अंदर क्वेश्चन देखना एक बार फिर से, किसका था, प्रीलिम्स का था, यूपी पीसीएस का दिखाना मुझे एक बार। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड जरूर उन्होंने यूज किया होगा जिससे पता चल जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, वो होगा, मैं समझ रहा हूँ। दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वो बोला ही जाता है, अगर वास्तविक रूप से बोला जाएगा तब इल्तुतमिश का नाम आएगा ही आएगा। या तो उसमें ऑप्शन नहीं लिखा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में था और इल्तुतमिश भी ऑप्शन में था। दिखाना मुझे एक बार क्वेश्चन, देखूंगा मैं वो क्वेश्चन। लेकिन ये 3 डिफरेंस होते हैं, तीनों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमेशा इन डिफरेंस के बेसिस पे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दे दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक पे जाना है। ठीक है, अगर दिल्ली सुल्तान का पहला वास्तविक सुल्तान कौन था, तो आपको इल्तुतमिश पे जाना है। दिल्ली सल्तनत का स्वयं का सुल्तान घोषित करने वाला व्यक्ति कौन था, तब गाजी मलिक पे जाना है, गयासुद्दीन तुगलक पे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करना है बेसिकली। वरना देखो, अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें कि दिल्ली सल्तनत का शासक पहला है कौन एक्चुअल में, तो वो तो इल्तुतमिश ही है। अगर हम जितना भी पढ़ के आए उस हिसाब से देखें तो वो इल्तुतमिश ही तो है।
क्योंकि भाई दिल्ली की गद्दी के ऊपर भी आके पहली बार भाई बैठा, अपने आप को सुल्तान घोषित भी उसने खलीफा के द्वारा खुतबा पढ़वा के भी किया। तो इन सब प्रमाण के आधार पर इल्तुतमिश को माना जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है उस वजह से वहां पे क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो, ठीक है। इनके समय में एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक सूफी संत थे, जिससे भी आप सूफीज्म के बारे में, सूफीवाद में पढ़ोगे तब इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इनके एक बहुत बड़े मुरीद थे या फिर आप कह दो शिष्य थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है। क्या नाम था? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया ये एक दूसरे से काफी घनिष्ठता के साथ में जुड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ में इन्होंने बहुत समय तक कई शासकों का शासनकाल देखा है, बहुत शासकों का देखा है, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया इनके समय में थे, जिसके साथ में इनका टकराव देखा जाता है। टकराव की अगर बात करूं मैं, निजामुद्दीन औलिया तो संत है ना, तो फिर सुल्तान का उनके साथ टकराव कैसा हो गया? एक ईगो क्लैश हो गया। ईगो क्लैश ये हो गया कि सुल्तान से ज्यादा फॉलोअर तो इनके थे, ठीक है। सुल्तान से ज्यादा फॉलोअर किसके थे? इन सूफी संत के थे। इन सूफी संत को पूरे भारत के लोग लगभग किसी भी धर्म के होते थे, जो भी इनसे मिलता था वो इनको माना करता था, इनके साथ में उठा बैठा करता था और इनको किसी ना किसी तरीके से अपना गुरु मान ही लेता था, ठीक है। तो ये इतना पॉपुलर थे और ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे। दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की गद्दी पे बैठने का मतलब भाई दिल्ली के क्षेत्र के अंदर इनका खानका भी बना हुआ था, इनका आज के समय में दरगाह भी वहीं पे आप देखोगे। तो पूरा रहने बसने का इलाका सब क्या था? दिल्ली का ही था, ठीक है। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने जो नीति अपनाई थी, उस नीति के अंदर इसने बोला सारी खाली पड़ी भूमि को खालसा भूमि बोला जाएगा, ठीक है। खालसा भूमि का मतलब क्राउन की भूमि, शासक की भूमि, ठीक है। हाँ सर, ये क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? हाँ देखो, उसने, मैं कह रहा हूँ ना कोई वर्ड के साथ में गेम खेला होगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है, उसने जब प्रथम मुस्लिम शासक लिखा है तो दिल्ली के ऊपर इल्तुतमिश ने आके सबसे पहली बार, मैंने बोला था ना मोइनुद्दीन चिश्ती इनके साथ में आए थे और उन्होंने आके क्या बोला था? इनको दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बोला था। तो उसने वो टाइटल पूछ लिया है ना, वही वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ करते हैं, सिंपल। हाँ, वो ऐसे नहीं, अब देखो उसने लगा दिया ना, मैं वही कह रहा था, कोई ना कोई उसने वर्ड ऐसा यूज जरूर किया होगा, तो आप उससे रिलेट करके देख सकते हो, वहां पे इसलिए आंसर इल्तुतमिश दिया होगा, ठीक। तो निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर दिल्ली के अंदर रहा करते थे। दिल्ली की भूमि को खालसा भूमि, बहुत सारी भूमि को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। राजा ने, शासक ने डिक्लेयर कर दिया और शासक ने बोला ये सब दिल्ली की भूमि शासक की है। और इन्होंने बोला निजामुद्दीन औलिया से कि आप दिल्ली छोड़ के जाइए, हम नहीं चाहते कि आप दिल्ली के ऊपर रहें या दिल्ली के अंदर रहें। इनसे बोल दिया अभी खाली करिए और दिल्ली से चले जाइए, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने कुछ इसके ऊपर रिस्पॉन्स खास दिया नहीं, बट इनके फॉलोअर्स जो इनके पास थे वो कभी नहीं चाहते थे कि निजामुद्दीन औलिया यहाँ से जाए, तो ये रहते रहे, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि ईस्टर्न इलाके के ऊपर, पूर्वी इलाके के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने के लिए कोई भी शासक यहाँ पर सफल नहीं हो पाता था, ठीक है। इसने क्या करा, अपने बेटे जिसका क्या नाम था? जोनाथन, जिसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, ठीक है। इसने उसको वारंगल भेजा था। वारंगल कहाँ है? बंगाल, कर्नाटक, दक्षिण का भाग है, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब आज के इलाके में वारंगल ही तो लगा करता था, सर वारंगल का क्षेत्र था, ठीक है। तो वारंगल वो एरिया को बोला करता है, जिससे उड़ीसा ये सब जो है आपके समय में देखो। तो एक तो इन्होंने वारंगल का अभियान करा इस समय में, और एक इस समय ने उड़ीसा का अभियान करा। उड़ीसा का मतलब पूर्वी इलाका ही तो आ गया। पूर्वी इलाका अभी तक भारतीय सुल्तानों के या शासकों के कंट्रोल में नहीं था। जौना खान ने इसको लाके ये दे दिया। अब इसको एक चिंता ये सताई कि बिहार और बंगाल भी तो जीता जा सकता है, चलो उसको भी जीत लेते हैं। इसने लाके ये चीजें दे दी। तो भाई गयासुद्दीन तुगलक ने सोचा कि क्यों ना मैं पूर्वी इलाके को पूरा ही पूरा समेट के अपने कंट्रोल में ले लूं। ये बिहार और बंगाल की विजय के लिए निकल पड़े, ठीक है। और बिहार की बंगाल की विजय के लिए जब गाजी मलिक निकले तो हाँ, इन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त भी की, जीत भी गए, बिहार और बंगाल को जीत गए। और बिहार बंगाल को जीतते समय वापस आए। वापस आते समय इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी और एक अनाउंस करके निकले थे कि अब पूरे भारत के अंदर जो वो चाहेंगे वो होगा, ठीक है। कोई भी उनकी बात को ठुकराएगा नहीं, नकारेगा नहीं, ठीक है। चलो भाई राजा है, बात नहीं निकाल सकते। इन्होंने किससे बोला? निजामुद्दीन औलिया से बोला अब तुम तुरंत दिल्ली खाली करके निकलो यहाँ से।
ठीक है। और जब तक मैं पहुंचूंगा दिल्ली तक, तब तक मेरी दिल्ली की धरती या जमीन खाली हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी समय निजामुद्दीन औलिया ने पहली बार रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को, और वो आखिरी बार में रिस्पॉन्स था। इन्होंने तुरंत इनसे बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये वो जो आप प्रोवर्ब सुनते हो, दिल्ली अभी दूर है, ये इसी समय का है। निजामुद्दीन औलिया ने बोला दिल्ली तक आओ तब खाली कराना, ठीक है, लेकिन दिल्ली अभी दूर, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। कोई बात नहीं, इन्हें लगा डायलॉग ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन रास्ते में एक समस्या इनका वेट कर रही थी। यूपी का जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न इलाका है, इस ईस्टर्न इलाके में जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ईस्टर्न वेस्टर्न टेरिटरी के पास में कई सारे विलेजेस हुआ करते थे, जिन विलेजेस में यहाँ के शासक आके आराम किया करते थे जब भी वो कभी वहां से उस विजय से निकलते थे, बिहार बंगाल या पूर्वी इलाके की विजय के साथ, ठीक है। यहाँ पे इनके रुकने का, ठहरने का इंतजाम किया गया। पूरा का पूरा इनका एक कह सकते हो आप रेस्ट रूम बनाया गया, किस तरीके से शासक आएगा, रुकेगा और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाए, तो बनाया गया। लकड़ी का पूरा एक महल बनाया गया, ठीक है। उस समय में इतनी जल्दी सीमेंट से तो महल नहीं बन सकते, तो सबसे आसान तरीका क्या होता था, लोग लकड़ी वकड़ी से उठा के फटाफट महल को क्रिएट कर देते थे। तो इनके रुकने की एक जगह बनाई गई थी, जो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान, इनका बेटा। उसने यहाँ पे एक रहने की, रेस्ट करने की एक जगह बनाई, और रहने रेस्ट करने की जगह में ये आके रुकते हैं। रात में अचानक महल गिरता है, पूरा का पूरा वो लकड़ी का महल इन्हीं के ऊपर गिर पड़ता है, जिसमें दब के इनकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, कह लो आप, हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक से जो निजामुद्दीन औलिया ने बात कही थी दिल्ली अभी दूर है, वो एक्चुअल में दूर ही था, ठीक है। भाई सूफी संत भक्त क्या जानते हैं क्या नहीं जानते कुछ नहीं पता, उन्होंने उस समय में बोला होगा और वो सत्य हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे सारी की सारा जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। मोहम्मद बिन तुगलक को ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि महल किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तो बनवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लकड़ी का महल क्रिएट किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बनना चाहता था, इसलिए उसने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवा दी। और ये उस समय आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शासक बनने के लिए लोग अपने भतीजे, बाप, बेटे, कोई होता था उसकी हत्या कर दिया करते थे। और ऐसा हम लोग इतिहास में आगे भी देखेंगे, पीछे भी देख चुके। तो ऐसा हुआ करता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ये आरोप लगे, और आरोप सिद्ध तब हो गए जब मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में तुरंत क्लेम कर दिया कि अगला शासक मैं बनूंगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने क्लेम करा, ये तो भाई सिद्ध हो गया कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है अगला शासक बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे अगले शासक के तौर पर आके बैठ गया गद्दी के ऊपर, और यहीं से बेसिकली एक्चुअल में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है 1325 ईस्वी में, ठीक है। इसने बड़ा षड्यंत्र किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय गयासुद्दीन तुगलक को मरवाने में। उस समय के राइटर फरिश्ता बर्नी या फिर खुसरो वगैरह ने ये सब लिखा, और उन्होंने इस बारे में लिखा कि महल को लकड़ियों से तैयार करवाया जरूर गया था, लेकिन उसको हल्का और कमजोर तैयार कराया गया था जानबूझ के, जिससे वो महल गिरे और गिर के नीचे दब जाए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई और था गयासुद्दीन तुगलक के साथ में, जो सच में गद्दी क्लेम करता गयासुद्दीन तुगलक के बाद में। तो दोनों ही उसी के नीचे दब के कैसे मर गए? ये तो नहीं हो सकता किसी तरीके से कि अचानक से हुई घटना होगी, है ना। और दूसरी बात, रात का समय सब लेट के सो रहा है, इसने अचानक से हाथी दौड़वा दिए, ठीक है। लकड़ी का महल बना हुआ है, उसके ऊपर तुम हाथी दौड़वा दो, ठीक है। हाथी दौड़ेंगे तो क्या होगा? महल अपने आप ही भूकंप आके गिरेगा, ठीक है। तो हाथी कैसे दौड़ गए अचानक से वहां पे? ये सब चीजों से पता चला कि हत्या ही करवाई गई थी गयासुद्दीन तुगलक की, कोई ट्रेजेडी नहीं थी, ठीक है। तो फिलहाल कुछ भी हुआ हो, शासन तो हाथ में आ ही गया ना। तो शासन हाथ में आने के बाद में यहाँ पर कह सकते हो आप कि मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बन गया। बट उससे पहले अमीर खुसरो निजामुद्दीन के समय में भी उनके भी साथ में रहे काफी समय, जैसे मैंने बोला शिष्य बन के रहे थे। और गयासुद्दीन तुगलक के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कवि या पोएट भी थे, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं आप लोग नोट कर लीजिएगा तुरंत, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में वर्णन कीजिए। ये रचनाएं हैं उनकी, इनको लिख लीजिए।
ठीक है, हो गया नोट? ओके, चलिए फिर मोहम्मद बिन तुगलक 25 से लेकर 51 तक इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब 25 के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठे तो बेसिकली एक आरोप के साथ बैठे थे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पीछे जिम्मेदार यही है, ठीक है। और उसके बाद में जियाउद्दीन बर्नी ने जिस तरीके से तारीख फिरोजशाही में पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के पूरी जर्नी के बारे में वर्णन भी किया है, उन्होंने इनके बारे में तारीख फिरोजशाही के अंदर काफी कुछ लिखा भी, ठीक है। इब्ने बतूता इनके समय में एक यात्री आए थे, ठीक है। कहाँ के यात्री थे इब्ने बतूता? मोरक्को, ठीक है। मोरक्को के थे, इसलिए इन्हें मोरिश निवासी भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड मोरिश निवासी भी होता है। जैसे आयरलैंड से आया हुआ व्यक्ति आयरिश होता है, ठीक है। इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति इंग्लिश होता है, उसी तरीके से मोरक्को से आया व्यक्ति को मोरिश बोला जाता है। तो मोरिश निवासी थे इब्ने बतूता, और इसी समय में यहाँ पे इनके समय काल के अंदर एक फॉरेन यात्री के तौर पर आए थे। तो इनका जो समय काल है बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि इन्हीं के समय काल के अंदर काफी बड़ी बड़ी हस्तियां देखने को मिल गई, जिसके अंदर अभी हम लोग बात जैसे बर्नी की कर रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी, इब्ने बतूता, ये सब लोग इस समय में आए थे, ठीक है। इनकी सारी की सारी यात्राओं का वर्णन अगर आप देखना चाहोगे इब्ने बतूता की, तो इस किताब के अंदर मेंशन किया गया। एक बार विलियम्स में पूछी गई है इस किताब के बारे में कि किसमें इब्ने बतूता के बारे में वर्णन किया गया, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ तोहफत-उन-नुज़र लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप इसके बारे में मेंशन कर दीजिए कि इब्ने बतूता के बारे में इस पूरी की पूरी किताब में उनकी पूरी यात्राओं का वर्णन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ समझना ये है कि इनके समय काल को इतना इंपॉर्टेंट समय काल इब्ने बतूता या फिर बर्नी ने क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, या कुछ इसके अंदर योगदान खुसरो का भी रहा था, जो गयासुद्दीन तुगलक के समय काल तक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि के तौर पर देखे जाते थे, ठीक है। तो माना जाता है कि उस समय में ही उनका भी मोहम्मद बिन तुगलक को प्रेस करने वाले खुसरो भी एक समय में रहे हैं, उन्होंने इनको भी काफी पॉपुलर किया। तो इतने समय में, इतने कम समय में मोहम्मद बिन तुगलक काफी पॉपुलर हो गए थे। पॉपुलरिटी के पीछे दूसरा बड़ा कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा शिक्षित कोई राजा भारत के अंदर हुआ नहीं, ठीक है। अगर शिक्षाओं की बात करें तो चाहे फिलॉसफी की नॉलेज हो, चाहे मैथमेटिक्स की नॉलेज हो, चाहे फिर आपके किसी से कह सकते हो ग्रंथों की नॉलेज हो, या फिर साइंस की नॉलेज हो, चाहे फिर किसी भी चीज की नॉलेज उस समय में थी, वो कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी वरीयता ना ली हो, ठीक है। तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, फिलोसफर व्यक्ति था, और इसलिए और ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब हमारे ऊपर शासन करेगा तो लोगों ने इसे खासा पसंद किया उस समय, ठीक है। लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं जो आज आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि वो बंटाधार करने में कैसे सहायक होते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके बाद में भी इसको बोला गया था पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है। अभी वो पता चलेगा कारण क्या था उसके पीछे, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली जो है अपने आप को यहाँ पर स्थापित तो किया और उलूग खान की उपाधि के साथ में यहाँ पे बैठा भी था, ठीक है। कह सकते हो काफी ज्यादा जो था लोगों का हित करने वाला शासक था, लोगों को प्रॉफिट देने वाला शासक था, उनके साथ में मिलजुल के कार्य करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। और आप कह सकते हो सहिष्णु किस्म का शासक था, ठीक है, जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करता था। इसलिए चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म हो, सबके साथ में उठ बैठ के उनके त्योहारों में पार्टिसिपेट भी करता था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने हिंदुओं के त्योहार जो होली है उस समय में जो मुस्लिम शासक उससे परहेज किया करते थे, ऐसे त्योहारों के अंदर खुल के पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। तो खुल के पार्टिसिपेशन करते हुए दिखाई देते हैं इस समय में। तो ये बेसिकली बोला गया कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रयासों के लिए और शासन के अंदर तमाम सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्म चाहे सहिष्णुता के नाम पे हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की देश के अंदर प्रथा के खिलाफ हो, जैसे सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा काफी पुराना प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि नया प्रिंसिपल है। इसको रोकने का भी प्रयास एक समय में किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो सारे कार्य कर रहा था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपको देखने जाएंगे और एक एक टॉपिक के तौर पर हम इसको पढ़ते चलेंगे। बेसिकली इनके सुधारों की बात करनी है, इनके द्वारा किए गए कार्यों की बात करनी है। उन कार्यों की पहले बात कर लेते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर जो वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह जो चीजें वो सब बाद में देख लेंगे। फिलहाल जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल के अंदर इन्होंने सबसे पहला जो अभियान चलाया था, वो अभियान जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड था, आर्थिक सुधार से रिलेटेड था। और वो आर्थिक सुधार क्या था?
टोकन मुद्रा का परिचय। ठीक है, टोकन करेंसी को इसने इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। ठीक, टोकन करेंसी की बात अगर हम लोग करें, करेंसी पहले चला करती थी, सिक्के शासक अपने अपने नाम के चलाया करते थे देश के अंदर। जैसे हमने बात की थी जीतल और टंका, अलाउद्दीन खिलजी और सॉरी इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ने वो चलाई। उसके बाद इल्तुतमिश से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक या गयासुद्दीन तुगलक तक सभी लोग अपने अपने सिक्के चलाते रहे समय समय पे। ठीक है, तो ऐसे ही सिक्के कौन चला रहा था यहाँ पे? मोहम्मद बिन तुगलक भी चला रहा था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के अंदर कुछ परिवर्तन करने का सोचा। इसने कहा ये सिक्के कुछ परिवर्तित कर दिया जाए तो शायद मार्केट के अंदर कुछ नया रिफॉर्म, और हो सकता है राजस्व का ज्यादा कलेक्शन, और हो सकता है मार्केट से महंगाई खत्म हो जाए। ऐसा इसने करने का प्रयास किया। तो इसने टोकन मुद्रा का जो परिचय है इसमें 30 से लेकर 32 तक, इसको बेसिकली क्या करा कि इसके यहाँ पे जो सिक्के चला करते थे, जो भी सिक्के चांदी के चला करते थे, इसने चांदी के सिक्कों को परिवर्तित कर दिया कांसे के सिक्कों के साथ में। ठीक है, इसमें कांसे के सिक्कों के साथ में। तो बेसिकली जो आपके सिल्वर कॉइन्स होते थे वो किससे बदल गए? ब्रोंज के साथ में। ठीक है, तो ब्रोंज के साथ में बदलने के बाद में, और ऐसा प्रिंसिपल करने वाला पहला अगर कोई शासक दुनिया में था तो वो था यहाँ पे चाइना के अंदर कुबलई खान। ठीक है, कुबलई खान ऐसा एक्सपेरिमेंट चाइना में कर चुका था, और चाइना के अंदर ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल हुआ था। उस समय में इसने देखा अरे इतना सफल एक्सपेरिमेंट है, देश के लोगों के पास में पैसा नहीं था, तो पैसे को और आसान करने के लिए उसने अपनी यहाँ करेंसी बदली, और वो करेंसी आज के समय में बहुत चल रही चाइना के अंदर। तो इसने भी भारत के अंदर वो अप्लाई कर दिया। इसने भारत के अंदर चांदी के सिक्कों को किसमें बदल दिया? कांसे के सिक्कों के अंदर। ठीक है, सिक्के बदलने, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, ये सब चीजें आप लोग इकोनॉमी में पढ़ोगे सारी चीजें। बस एक छोटा सा फैक्ट ये बता दूं, सिक्कों को बदलने का मतलब सिक्कों की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, चांदी का क्यों ना हो, कांसे का क्यों ना हो, उसके ऊपर लिखित प्रमाणित मोहर पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी लिखी है। ठीक है, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वरना तो एक कागज का पन्ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो भी आपको 1000 रुपए देता है आज के समय में। अगर उस पर 1000 लिख के वेरीफाइड लिख दिया गया आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, तो वो आपको 1000 रुपए दे देता है ना। कागज का ही तो कहने में क्या उसकी कोई कीमत है? अगर आप उसको मार्केट में बेचने भी जाओगे सिर्फ सादे पन्ने वो तो कोई लेगा तक, कूड़े की तरह फेंक देते हो आप कागज को बटोर के। लेकिन उन्हीं कागज से वो पेपर बनाया जा रहा है जिसके ऊपर सिर्फ एक स्टाम्प नहीं किया जा रहा, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो सारा गेम वैल्यू का है। ठीक है, जो वैल्यू दे दी जाए। तो इसने भी यही सोचा सर, बोले चांदी के सिक्के चलाऊं चाहे कांसे के सिक्के चलाऊं। अब चांदी की कमी है दुनिया के अंदर। ठीक है, ये समय ऐसा था कि चांदी की कमी थी, लेकिन चांदी की वैल्यू बहुत थी। अगर मार्केट के अंदर चांदी चला करती थी तो उसकी वैल्यू बहुत होती थी कि भाई अगर आप एक बटर या ब्रेड का पैकेट लेने जाओगे तो बटर और ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, उस समय ब्रेड का पैकेट लेने के लिए कांसे की मुद्रा को एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, क्या पता इतनी कम वैल्यू की मुद्रा है। तो क्या करते थे लोग, चांदी की मुद्रा लाओ इससे हम तुम्हें प्रोडक्ट दे देंगे। तो वैल्यू किसकी ज्यादा थी उस समय? चांदी की ज्यादा थी। ठीक है, तो चांदी मार्केट में बहुत चला करती थी, इतनी चलती थी चांदी एक समय में लोगों के पास खत्म हो गई। लोगों ने क्या करा, उसका स्टॉक बना के रखना शुरू कर दिया। काला बाजारी जिसको कहते हैं, लोग पैसा जेब में रख लेते। विमुद्रीकरण हमारे यहाँ हुआ, क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों ने पैसा दबा के रख लिया था, तो बाहर निकालना था लोगों से, और बाहर ऐसा निकला फिर गंगा नदी में कट्टे कट्टे बह रहे थे, है ना, देखा था आप लोगों ने, सबने देखा अपनी आंखों से। तो वो जो सिक्के थे चांदी की, वो बाहर निकालने का भी एक तरीका हो सकता था मोहम्मद बिन तुगलक का, या मार्केट के अंदर सबके पास में पैसा पहुंच जाए, ये भी एक तरीका हो सकता था। तो इसने क्या करा, चांदी की तो कमी है, चांदी के सिक्के तो नहीं चला सकते, ऐसा क्यों ना करें कि कांसे की मुद्रा को भी चांदी के ही बराबर वैल्यू दे दें। ठीक है भाई, चांदी की मुद्रा के ऊपर अगर 100 रुपए लिखा था, ठीक है, और कांसे के ऊपर 10 रुपए लिखा था, उसकी चांदी और कांसे के हिसाब से लिखा था। इसने कांसे के ऊपर भी 100 लिख दिया। ठीक है, कांसे के ऊपर भी क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, और मोहर लग गई कि भाई ये भी वैल्यू अब 100 ही रुपए में चलेगी, चाहे आपके पास चांदी हो चाहे कांसे हो, अगर उस पर 100 लिखा तो वो 100 में ही चलेगा। इससे एक काम फायदा क्या हुआ होगा, लोगों के पास में मुद्राएं पहुंच गई होंगी, लोगों के पास में मनी पहुंच गई होगी, ज्यादा मनी पहुंच गई होगी लोगों के पास में, सबके पास में पैसा पहुंचा, क्योंकि कांसे हमारे पास था, हमने कांसे से बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे एक समस्या हुई होगी, क्या हुई होगी, कांसे सस्ता होगा, महंगाई बढ़ी होगी। एग्जैक्टली, अगर हम बात करें तो महंगाई बढ़ी होगी। नोट छाप के जब आरबीआई देना शुरू करती है तो उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। कोई भी देश अपने देश की महंगाई को दूर करने के लिए आरबीआई से पैसा छपवा सकती है, जाके मशीनें हमारी, पैसा हमारा, हम जो चाहे छाप के चला दें देश के अंदर। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, सबकी गरीबी दूर कर दें, क्यों नहीं करती है,
महंगाई बढ़ जाएगी, सबके पास में पैसा आ जाएगा। तो जब सबके पास में पैसा आ जाएगा तो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जब डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे डालती है, इन्फ्लेशन पे डालती है, और मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, कल मैं क्लास ले रहा था, जो लोग क्लास में होंगे उन्हें पता होगा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है कुछ, और मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करती है, मार्केट से पैसा खींचती हटाती है, कि जितना मार्केट से पैसा कम होगा उतनी महंगाई कम होगी। ठीक है, हाँ, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे रेट्स इसके लिए होते हैं, एसएलआर होता है, वो सबके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो सरकार क्या करती है, ऐसा ही कुछ आरबीआई को आदेश देती है, उस समय में ऐसा करने की। इनके पास में कोई आरबीआई नहीं थी, इनके पास में कोई गवर्नर नहीं था, ये तो खुद राजा थे, जो चाहते वो कर सकते थे। तो इन्हें एक ही चीज समझ में आई, इन्होंने बोला कि कांस्य की मुद्रा को चला दो, सब लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। ठीक, सबके पास पैसा पहुंच गया, मार्केट की हालत क्या हुई, बहुत अधिक महंगाई हो गई। इतनी महंगाई हो गई कि लोगों ने यहाँ पर पहली बार राजा के अगेंस्ट और विद्रोह करना शुरू कर दिया। सोचिए, सल्तनत काल है, उस काल के अंदर राजा के अगेंस्ट में बोलना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जब इसने ये विरोध देखा और इसको समझ नहीं आया कि ये विरोध है क्या, फिर जासूसी विभाग चलते थे, स्पाई सिस्टम चलते थे, जाओ सर्च करो ये मार्केट के अंदर इतना पैसा आ कैसे गया। मैंने तो 10 ही सिक्के दिए थे, ये सिक्के 10 से 20 कैसे हो गए मार्केट के अंदर। ठीक है, कांसी का सिक्का है, लोग अपने घरों के बर्तन काटने लग गए, पतीली चूल्हे जो मिले सब काट काट के सिक्के बनाने लग गए। ठीक है, क्या करते थे वो, जो मोहरे सरकारी होती थी, वो मोहरे बनवाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, वो मोहरे कॉपी कर लेते थे, कॉपी करके लाके और उसको इलीगल तौर पर अपने अपने सिक्कों में, चांदी नहीं मिल सकती लोगों को, लेकिन कांसे तो सबके घरों में है ना, बर्तन तो सबके घर में है ना, तो कांसे के बने हुए बर्तनों को उन्होंने काटना शुरू करा, उनको वो शेप देना शुरू करा। उस समय में पहली बार देश में ऐसा हुआ कि हर घर में नोट छापने की मशीन थी। ठीक है, क्योंकि सबके घर में बर्तन थे। ठीक है, अब उन्होंने बर्तनों को काट 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 के अपने अपने सिक्के बनाना शुरू कर दिए। आप कंपेयर कर रहे हो चाइना की इकोनॉमी के साथ में। ठीक है, उस समय कुबले खान ने चाइना में ये काम किया था। चाइना के लोग ऐसे नहीं होंगे अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन भारत के लोग जुगाड़ू हैं, उन्हें हर तरीके से जुगाड़ लगानी आती है कि कैसे जुगाड़ लगाया जाए और कैसे अपना काम निकाला जाए। तो एक व्यक्ति जिसको 1-10 का कांसे का सिक्का मिल जाता था, वो ऐसे 100 कांसे के सिक्के अपने घर में ही बना लिया करता था। तो सोचो इससे कितनी महंगाई बढ़ गई होगी। ठीक है, तो क्या करा इसने, तुरंत का तुरंत जो टोकन मुद्रा का जो इस समय में इंट्रोडक्शन किया था 32 के अंदर उसे वापस ले लिया। ठीक है, तो पहली बार देश में विमुद्रीकरण जो हुआ था वो इसी समय हुआ था। ठीक है, कि भाई वापस ले लो करेंसी को, जितनी भी चल रही है मार्केट के अंदर सब वापस ले लो, हम नई करेंसी लागू करेंगे। और फिर वापस से करेंसी को चांदी से बदल दिया गया, कांसे की कीमत को मार्केट में खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसने प्रयोग जरूर किया। ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रयोग जरूर करता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी तो देखता है कि भाई कमियां क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। तो मैंने बोला पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन साथ में मूर्ख भी था। ठीक है, तो इसे इतना लॉजिक नहीं लगा मिला कि लोग ऐसी भी कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इस समय में देखने को मिली, तो ये एक बड़ा समस्या थी। तो यहाँ पे ये हुआ टोकन मुद्रा का परिचय। भारत के अंदर भी जब विमुद्रीकरण हुआ था ना, तो लोगों ने बहुत तरीके निकाल लिए थे। जिनके पास में कट्टे बोरे भर भर के पैसा था ना, उन्होंने बोला बैंकों के पास में लेके अगर जाएंगे तो बैंक क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे ये तो हमारा काला है ना, सब ब्लैक मनी है। ये ब्लैक मनी कहाँ से आया, कैसे आया, उसमें भी लोगों ने तरीके निकाल लिए, कट्टे ले लेके पहुंच जाते थे बैंक के पास, हमें पड़ा मिला, वहाँ पड़ा हुआ था। ठीक है, पहुंच गया बैंक के पास, बैंक कह रहा तुम्हें पड़ा मिला तो तुम्हारा थोड़ी हुआ। बैंक के पास पहुंचने से ज्यादा तुम पुलिस के पास जाते अगर तुम्हें पड़ा मिला। बोले ऐसा है 50% तुम रख लो चुपचाप, ठीक है, 50 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, जो पैसा 100% जा रहा था वो 50% तो मिले ही कम से कम व्हाइट मनी के तौर पर। तो वो ऐसे कर करके उन्होंने कन्वर्जन किया। तो भारत है देश ऐसा जुगाड़े लगते हैं, वैसे जुगाड़े यहाँ भी लगे से। ठीक है, 2 आप में करा था। ठीक, एक अच्छी नीति के बाद में एक और बहुत अच्छी नीति इसने यहाँ पे लागू करी, जो 2 आप में कराधान। 2 आप में कराधान इस समय में देखने को मिला। तो 2 आप के कराधान की अगर बात करें, 2 आप में टैक्सेशन या 2 आप में अगर हम लोग बात करें कि वहां पे किस तरीके से इसने कर प्रथा को लागू किया। अब देखिए, एक फेलियर तुमने यहाँ पे देखा है 32 के समय, हिम्मत देखिए 33 का समय है, एक ही साल अभी गुजरा है मुश्किल से मुश्किल। ठीक है, 2 आप में इसने कराधान लगा दिया, कर लगा दिया। 2 आप का क्षेत्र मैंने भी आपको बताया सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, गंगा यमुना 2 आप है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है उस समय की, उस एरिया की। तो उस एरिया के ऊपर आपको सबसे ज्यादा टैक्स मिल सकता है, कर बहुत अच्छा मिल सकता है। अब इतना अच्छा जहां कर मिल रहा है उस एरिया के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाने का क्या मतलब।
और ज्यादा कर लगाने का क्या मतलब, ठीक। वो भी ऐसे समय पे इसने दोआब में कराधान या करके दर वृद्धि कह सकते हैं जिसको हम लोग, रेट जो होता है ग्रोथ रेट, उसमें कर में ऐसा ग्रोथ इस समय में इसने किया जो समय बेसिकली उस समय में सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। भैया सूखा पड़ा है, फसल ही नहीं हो रही है, जब फसल ही नहीं हो रही है तो इंसान कर ही दे बड़ी बात है। और तुम कह रहे हो नहीं अब हम तो बढ़ा के कर लेंगे, इतने समय तक हमने नहीं बढ़ाया, बोले हम 25 से बैठे हुए 8 साल हो गए हमें बैठे बैठे, हमने कर तुम्हारा कभी नहीं बढ़ाया, अब कर बढ़ाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, देख तो ले है समय कर बढ़ाने का या नहीं है। इसने आसपास के रीजन को बिल्कुल जज नहीं किया, बोले हम कर बढ़ाएंगे। कर बढ़ाओ तुम, लेकिन देख तो लो कर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो आपके क्षेत्र के अंदर उस समय सूखा पड़ा हुआ, फसलें हो नहीं रही हैं, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, और इसने वहां क्या करा, कर लगा दिया। तो लगा नहीं दिया और बढ़ा दिए, दुगने कर दिए कर, और इतने दुगने कर दिए कि लोग, किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ना शुरू कर दी। इतना कर देने से अच्छा तो जमीन ही छोड़ दो, ठीक है। तो वो अपनी जमीनें छोड़ के जाने लगे। तो ये फिर जब इसको समझ आया, बोले अरे मैंने मतलब कुछ दिक्कत कर दी है, तो ये भी इसको 2 साल में समझ आ पाया। तो इसने फिर 1334 में क्या करा, कर धान जो लगाया था उसको वापस ले लिया, टैक्सेशन जो दोआब में लगाया गया था उसको वापस ले लिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, यहाँ तक सही। इसके बाद में खुरासान अभियान, ठीक है। खुरासान अभियान के अलावा भी एक चीज और है, वो पहले सुन लो। एक चीज ये है कि इसने अपने समय में राजधानी परिवर्तित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसने अपने समय में एक राजधानी परिवर्तन किया था। इसी समय की बात है, 1332 के आसपास की बात है, जिस समय में कांसे की मुद्रा उस समय में चल रही, ठीक है। तो क्या हुआ, करा क्या इसने बोला कि हम जो है राजधानी परिवर्तन करना चाहते हैं, दिल्ली की राजधानी को बदलना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, दौलताबाद। दौलताबाद कौन सी जगह है, देवगिरी, एग्जैक्टली देवगिरी, जो बहुत पॉपुलर, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि सारे लोग अटैक करते हैं और देवगिरी से नीचे जाना चाहते हैं, ठीक है, दक्षिण में। तो इसने अपनी राजधानी बदल के क्या कर दी, दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद दिल्ली से देवगिरी का नया नाम था, जो किसके द्वारा रखा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रखा गया था, ठीक। राजधानी परिवर्तन कर दो तुम, चलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। कोई भी देश अपनी राजधानी बदल सकता है, वो भी बदलना अपने आप में आज के समय में बड़ी बात होती है। लेकिन उस समय में तुम राजधानी बदलो, लाहौर करो, दिल्ली करो, बगदाद करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन राजधानी परिवर्तन का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि तुम जो राज्य छोड़ोगे उस राज्य में किसी को रहने न दो, ठीक है। इसने क्या करा, दिल्ली की राजधानी तो बदली, बोले अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, ठीक है। कारण क्या था, इसको एक डर था, वो डर ये था कि दिल्ली में 2 खतरे, एक खतरा ऊपर से अटैक हो सकता है, मंगोलों का, मंगोल अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर, तो मंगोलों का खतरा हमारे ऊपर है, जिससे दिल्ली सल्तनत जा सकती है। दूसरा खतरा क्या है, दूसरा खतरा ये कि दक्षिण में हमारे पास दौलताबाद तक है, दौलताबाद छिन जाएगा फिर हमारे हाथ से, और अगर हम दौलताबाद पहुंच जाएंगे तो लालच ये है कि दक्षिण का भारत भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब लालच और डर इसको थे, जिसकी वजह से इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। अब पता नहीं इसे अपने लोगों से इतना प्रेम था, क्या था, इसने क्या करा, दिल्ली में जितने लोग रहते हैं सब चलो मेरे साथ दौलताबाद, ठीक है। इसने वहां पे, बोला जाता है, एक जानवर को भी नहीं रहने दिया, ठीक है, ऐसा बोला जाता है राइटर्स के द्वारा। वहां के एक पक्षी परिंदा तक नहीं रह गया जब दिल्ली को इसने खाली करवाया। सारे लोगों ने दिल्ली छोड़ दी और इसके साथ कहाँ चले गए, दौलताबाद चले गए, ठीक है। राजधानी परिवर्तन तक तो सही है, चलता है, लेकिन तुम राजधानी परिवर्तन के नाम पे सारे के सारे लोगों का घर ही परिवर्तित कर दो। एक समय, अब आप लोग पीलीभीत में रह रहे हो, कई सालों से रह रहे हो, आपसे कोई कहते चलो यहाँ से कूच करके बरेली रहना है, ठीक है, मन नहीं मानेगा, नहीं मन करेगा, बरेली में मन नहीं करेगा, और सब तो दूर की बात है कि आपको दिल्ली से कोई दौलताबाद ले जाए, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है घर छोड़ना अपना, और इसमें सबके घर छोड़वा दिए दिल्ली में, बोले जिन्होंने भी दिल्ली छोड़ा सबको दौलताबाद में मकान देंगे, चलो। तो इसे ये सबको ले गया दौलताबाद, दौलताबाद के अंदर ले गया। लोगों ने फिर विद्रोह करना शुरू किया। उस समय राजा की बात है माननी पड़ी, लोगों को मजबूर किया गया कि चलो हम तुम्हें अच्छा भविष्य देते हैं, नौकरियां देंगे और तुम्हें तमाम तरीके के फायदे देंगे, ये सब कहता हुआ ये चला गया, ठीक है। इसी समय यहाँ पे राइटर्स में मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि इसने एक जानवर को भी नहीं रहने दिया था, सबको लेकर चला गया, वहां लेके चला गया। एक वैकेंट प्लेस खाली हो गया ऊपर दिल्ली के अंदर, सबको पता चला दिल्ली खाली हो गई। सारे वेस्टर्न पश्चिमी शासकों की नजर कहाँ पहुंची, दिल्ली के ऊपर, ठीक है। अब जो खाली पड़ा है उस पर अटैक करके कैप्चर करना बहुत आसान, ठीक है।
जो खाली नहीं पड़ा था उस पर 100 बार सोचेंगे, चाहे मंगोल ही क्यों ना हो, कि भाई अटैक किया जाए ना किया जाए, हमारा भी नुकसान होगा। तो खाली चीज को कौन नहीं अटैक करना चाहेगा। तुरंत उस समय मंगोलों ने तैयारी करके भारत के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर ली। मंगोल ही नहीं, उस समय में भारत के बड़े बड़े उस समय के चाइना के शासक हों, चाहे दक्षिण इधर आपके पश्चिमी इलाके के अरब के शासक हो, सब प्लान कर रहे थे कि अब दिल्ली को जीता जाएगा, भारत के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये न्यूज इसको मिली कि अरे भारत के ऊपर तो अटैक हो सकता है, क्या करा जाए। ठीक है, तो फिर इसको फिर किसी ने समझाया कि भाई गलत तुम्हारा डिसीजन था, दिल्ली नहीं आना, दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहिए था, कम से कम अपने कमांडर को ही वहां पे रख देते जो वहां रहता, तुमने तो पूरी दिल्ली खाली करा दी। ठीक है, तो इसको ये बात समझ है, इसने क्या करा, वापस से फिर सारे लोगों को उठाया, बोले चलो वापस चलो। ठीक है, तो जिसका सामान जितना बंधा हुआ था वो बांध बूंद के जैसे बांध पाया बेचारा अपने घर भागा। ठीक है, तो देखो समझदार व्यक्ति भी गलतियां करता है, और यहाँ पे सबसे बड़े डिसीजन यहाँ पे इसके हैं जो समझदारी से लिए गए थे। शुरू में समझदारी दिखती थी कि भाई समझदारी इसलिए दिखती है कि टैक्स दुआब में इसलिए लगा रहा कि कर बढ़ जाए, है ना, राजस्व इकट्ठा हो जाए, हम अपनी इकोनॉमी को और मजबूत कर लेंगे। लेकिन उसके प्रमाण क्या होंगे, उसके क्या कह सकते हैं कि उसके प्रभाव क्या होंगे, उस प्रभाव के बारे में नहीं सोचा। उसके प्रभाव नकारात्मक थे, प्रभाव के बारे में तो आपको जरूर सोचना चाहिए ना, जर्नी से पहले प्रभाव के बारे में तो सोच लीजिए कि उसका किस तरीके का इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ सकता है या मेरे ऊपर खुद पड़ सकता है। तो इसको हमेशा लिए गए इसके डिसीजन बाउंस बैक करते थे, उल्टे इसी के ऊपर आ जाते थे। ठीक है, उसका एक और एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और है इसका, खुरासन अभियान। ठीक है, खुरासन अभियान बेसिकली इस समय खुरासन के कुछ लोग भारत के अंदर आके रहने लगे सुल्तान के पास, जिसको हम लोग बोला करते थे ना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे लोग इराक से, ईरान से, अरब से, इन तमाम जगहों से शासकों के साथ में दिल्ली आ चुके थे और वहां रहना शुरू कर दिया था। ऐसे इराक में एक इलाका बहुत बड़ा खुरासान। ठीक है, उस खुरासान के अंदर बहुत बड़े इलाके के अंदर वहां के शासक कुछ कमजोर से हो गए थे। तो यहाँ के कुछ खुरासान अमीर जो इसके सल्तनत में रहा करते थे, उन्होंने इसे सजेशन दे दिया ऐसा करो खुरासान पे अटैक करते। ठीक है, इराक के ऊपर, अरे कश्मीर यहाँ है बगल में, अभी वो तुम्हारे कंट्रोल में है और तुम अटैक क्या करने जा रहे हो, इराक के ऊपर। ठीक है, अभी तुम ये तो देख लो कि भारत पूरा कंट्रोल में आ गया, तुम्हारे नहीं आ गया, तब तुम इराक पे अटैक करोगे ना। इराक अपने आप में बड़ी टेरिटरी और काफी दूर है। आज के समय में अमेरिका और इजराइल जैसे देश इराक को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, और ये उस समय में सोच रहे थे इराक को जीत लेंगे जाके। ठीक, इसने किया अभियान, इनके कहने पे इसने अभियान किया, इराक के अंदर अपनी बहुत बड़ी सेना लेके इसने जुटाई और जुटाने के बाद में चला गया। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद में इसने क्या करा, इसके ऊपर अटैक भी कर दिया। वहां का शासक असल में मजबूत नहीं था, लोग उसको नापसंद करते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे ये शासक यहाँ पे रहे। ठीक है, लेकिन खुरासान अभियान के अंतर्गत इसने अभियान तो किया, शासक को वहां के लोग हटाना चाहते थे, ये शासक को हटवा भी दिया, लेकिन इराक को कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, कहां भारत की भौगोलिक सीमा और कहां इराक की भौगोलिक सीमा, दोनों में एक शासक शासन कैसे कर लेगा, अपने आप में बहुत टफ चीज थी। ठीक है, तो इसने क्या करा, अपने द्वारा नियुक्त किए गए नए शासक को बैठलवाया वहां पे, जो खुद वहीं का हुआ करता था। बाद में इसको समझ आया इसमें मेरा क्या फायदा हुआ। ठीक, जब ये सब कर लिया इसने, तब बैठ के सोचा इसमें मेरा क्या फायदा हुआ, ना तो मेरा शासक वहां, ना मुझे वहां से कोई कर मिलने वाला, ना मेरी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वो आया। ठीक है, तो मुझे उससे फायदा क्या हुआ, फायदा तो नहीं पता लेकिन नुकसान बहुत हुए। नुकसान क्या हुए, पहली चीज तो इतनी सेना मारी गई इसकी खुरासान अभियान के अंदर, जिसका इसको आगे आने वाले समय में भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से इसने इतना अपना नुकसान किया। सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ पीलीभीत से बरेली चलना है, तब भी आप 80 रुपए का टिकट लेके जाओगे कम से कम। ठीक है, ये खर्चा है या नहीं। अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, तुम सब चलो मेरे साथ में, चलो पीलीभीत से बरेली चल रहा है, तो खर्चा बढ़ जाएगा ना 20 गुना 30 गुना, है ना, तो भाई ज्यादा खर्चा होगा। इसने यही तो काम किया, इराक जाने के लिए सैनिक पैदल थोड़ी जाएंगे। ठीक है, इससे जाएंगे, घोड़े घुड़सवार हैं, कई सारे लोग हैं कि अलग अलग चीजों से जाते थे, कोई सी पोर्ट पकड़ता था, सी के रास्ते जाता था, ऐसे कर करके लोग पहुंचे होंगे। तो सबका खर्चा किसने उठाया होगा, इसी ने तो उठाया होगा। वॉर में हुए सारे खर्चे किसने उठाए होंगे, इसी ने उठाए होंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को इसने बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से, खुरासान अभियान की वजह से। चलो, ये 32 से 33 के समय की बात है जब ये खुरासान अभियान हुआ था। कोई बात नहीं, खुरासान अभियान के बाद में एक और अभियान देखते हैं हम लोग, कराचिल अभियान। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग अभियान है इसके समय काल का। ठीक है,
जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कराची अभियान की, तो कराची का मतलब समझ लीजिए कि आप भारत के कश्मीर घाटी के ऊपर, कश्मीर के ऊपर भी जब आप निकलोगे तो आपको हिमालय की पहाड़ियां दिखेंगी। हिमालय के नीचे जब क्रॉस करोगे उधर के अंदर, तो आपको वहां चाइना वाइना के अंदर एंटर करते समय ये सब कराची वगैरह दिखेगा। ठीक है, तो कराची का अभियान इसने सोचा, इसने बोला मंगोल बहुत बड़ा एक खतरा रहते हैं दुनिया के सामने कि मंगोलों को कौन हराए। ये काम कौन कर चुका था? अलाउद्दीन खिलजी कर ही चुका था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसी गलती नहीं की थी कि मंगोलों के गढ़ में जाके उन्हें मारेंगे, ऐसा कभी नहीं किया था। मंगोल भारत में ही कुछ जगह रह रहे थे आगे, जैसे पंजाब, गुजरात, ऐसी जगहों पर उसने अभियान करके उनको हरा दिया। अब मंगोल भाई चाइना के ही लोग, चाइना में ही रह रहे, तुम चाइना में घुस के उन्हें मारने का प्लान करोगे तो क्या होगा? अब देखो क्या हुआ, इसने कराची अभियान सोचा। कराची अभियान में कारण क्या था कि कराची में घुसने के लिए आपको हिमालय को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, हिमालय की पहाड़ियों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, वरना दूसरा रास्ता तो बहुत लंबा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप ऊपर चले जाओ, एक तो ये सिंपल सा रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? ये पूरी की पूरी अफगान, पाक और ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस सबकी टेरिटरी को क्रॉस करते हुए घूम के आओगे आप, ये दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है, वरना तो फिर ये पूरा इधर का पूरा सी पोर्ट पड़ता है, इस सी पोर्ट से गुजरना इस समय में बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर सी पोर्ट के ऊपर कोई ना कोई शासक का पहरा रहा करता था। ठीक है, समुद्री लुटेरे रहा करते थे। तो इसने यही सोचा कि क्यों ना हिमालय पर चढ़ा दिया जाए सारे सैनिकों को, और उस पर क्रॉस करके फिर ये लोग लड़ेंगे जाके सारे के सारे लोग। ठीक है भाई, पहाड़ी पे चढ़ना तो मुश्किल है, लोग हिमालय पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हिमालय पे चढ़ाने की बात, आज के समय में जो हिमालय चढ़ जाता है उसको इतिहास में नाम लिख जाता है, हिमालय की पहाड़ी पे चढ़ गया है, इसने अपने सारे सैनिकों को चढ़ा दिया। जब चलो, ठीक है, हिमालय के ऊपर चढ़ा के बेचारे जो थक गए वो वापस आ गए, जितने भी कोशिश करी, जिन लोगों ने थक थका के वापस आ गए। जो लोग नहीं हारे, जिनको मोटिवेट करते रहा, बिल्कुल नहीं, हार ही नहीं सकते हम लोग, हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए, वो ऊपर जाकर निपट गए। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक, उसके बाद में भी जो बचे बचाए थे, अरे नहीं हम तो जीत के रहेंगे, ऐसी तैसी दुनियादारी। ठीक है, वो जैसे अगला कदम नीचे की तरफ रखा, उधर गिर के मर गए। ठीक है, आधे लोग पहाड़ी से नीचे गिरे और गिर के मर गए। इतनी बड़ी सेना इसने बर्बाद कर दी अपनी, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कराची अभियान के लिए। जब नुकसान हो रहा था, सेना वापस भी ले सकता था, सेना को हटा भी सकता था। ठीक है, लेकिन इसने वापस नहीं लिया, सेना को हटाया। जब इतनी बड़ी सेना बर्बाद हो गई, नुकसान होना शुरू हो गया, तो कराची का इसने विद्रोह वापस लिया और इसने बोला कि कराची के अभियान के अंदर हम अभियान नहीं चलाएंगे। ठीक है भाई, कराची अभियान एक बड़ा अभियान हुआ है, जो ये बेसिकली हिमालय, कुमाऊं की पहाड़ी वाड़ियां हैं, इन सबको चढ़ के जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। लोग जब पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं, एक अकेला व्यक्ति तब इसके ऊपर चढ़ने में उसको हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो पूरी सेना को जब तुम चढ़ा रहे हो तो क्या होगा, है ना? तो ये बड़ी समस्या थी। इधर उधर से जो लोग निकले वो जब तक पहुंचते तब तक तो वहां का शासन मर चुका होता। ठीक है, तो इतना समय लग जाता था दूसरी जगहों से जाने में, तो इसलिए इसका कराची अभियान भी विफल हो गया। ठीक है, कराची में बस इसकी एक जिद थी, मैं जाऊंगा जाके कराची जीतूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने कराची जीत लिया, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ठीक है, तो जितना पढ़ा लिखा था ये, उस हिसाब से अपनी बुद्धि लगाता था। इसका बुद्धि लगाने का मतलब ये था कि अगर मैं ऐसा कुछ अभियान में सक्सेसफुल हो गया या सफल हो गया तो फिर इतिहास के अंदर मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख जाएगा और पूरी दुनिया मेरी बात करेगी। बात तो कर ही रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो तो आप लोग देख ही लो। ठीक है, तो अभियान हो, चाहे इसके द्वारा ली गई पॉलिसीज हो, चाहे कोई भी नीतियां इसने बनाई हो, कुछ भी इसने यहाँ पे डिसाइड किया हो, वो सब किसी ना किसी समय में आके विफल होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके अभियान और इसके द्वारा किए गए तमाम अभियान वो सब विफलता के तौर पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के बाद में इसके बारे में उस समय के राइटर्स ने लिखा कि लोगों को अपने शासक से और शासक को लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, मतलब ऐसा शासक जिससे लोग भी परेशान थे। ठीक है, और ये लोगों से परेशान था क्योंकि लोग इसको इसकी नीतियों को लेकर लगातार इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। ऐसे शासक भी हैं भारत के अंदर जिन्होंने इसको बावर्ची लिखा। ठीक है, बोले बावर्ची का मतलब खाना बनाने वाला नहीं, एक तरीके से गाली देना चाह रहे थे इसे, तो उन्हें शब्द नहीं मिले अच्छे वाले, तो उन्होंने क्या बोला, ले बावर्ची तेरी ऐसी तैसी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ऐसे शब्द लिख के बोले ले जो है अलग
अलग अलग शब्दावलियों में गालियां दी हैं इसको, ठीक है। अब ऐसी शब्दावली इतिहास में दर्ज नहीं हो सकती थी जो वो देना चाह रहे थे एक्चुअल में, है ना। तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके से गालियां देना शुरू करी, ठीक है। किसी ने इसको कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऐसे अलग अलग तरीके से छोटे छोटे पदों पे, किसी ने नौकर होकर भी बोला, बहुत कुछ कह कह के इन्होंने अपनी गुस्सा निकाली उस समय, ठीक है। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोगों ने ये सब चीजें देखी और हमने इतिहास के बारे में ये सब पढ़ा। तो देखिए कैसा भी शासक रहा हो, कुछ भी रहा हो, तभी आप एक बार बार कहावत सुनते हैं तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान जो सुनते हो ना, तो वो तुगलकी फरमान क्यों सुनते हो, इसी की वजह से सुनते हो, ठीक है। क्योंकि ये फरमान जब भी अपने दिया करता था ऐसे होते थे, ये लोग उससे डर जाते थे, उन्हें लगता था अब पता नहीं पिटारे में से क्या निकाला, ठीक है। तो लोग डर जाते थे कि पता नहीं क्या क्या सोच के आया ये पागल आदमी, ठीक है। तो इस वजह से लोग उस समय घबरा जाते थे कि पता नहीं क्या। तो लोगों ने तुगलकी फरमान कहना शुरू कर दिया उस समय में। जो आज के समय में भी अगर कोई शासक अपनी जनता के लिए, कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अपनी जनता के लिए कुछ भी ऐसा फरमान जारी करता जिससे जनता के हित में ना हो, तो उसे आज भी हम लोग तुगलकी फरमान बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इसकी नीतियां रही हैं और इन नीतियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं कि इसके कौन कौन से अभियान किस किस समय में इसने ये सारे किए, इन सारे अभियान के बारे में मेंशन कर लीजिए। चलिए लिखिए, समय का बचा 5 मिनट बचे बस, ये बस लिख लो इंपॉर्टेंट सारे अभियान तो लिख लो एटलीस्ट। मोहम्मद बिन तुगलक की हेडिंग डालो और मोहम्मद बिन तुगलक की हेडिंग डालने के बाद में टोकन करेंसी से बस ये डेट लिखते चलो और ये सारी चीजें लिख लो। जी नमस्ते सर। हाँ सर, नहीं सर अभी तो मैं क्लास ले रहा था अभी। हाँ मैं निकलूंगा, मैं अभी सर से बात करूंगा, मैं वहाँ 2 ही बजे क्लास में पाऊंगा सर, 12:30 तो पहुँचना ही इम्पॉसिबल ना, मैं भी कर रहा हूँ बस क्लासेस पर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट लिख लो जिसके अंदर ये लिखा हुआ है टोकन मुद्रा का परिचय, ठीक है। जैसे 1330 से 32 का समय, ठीक है। इसके बाद में दोआब में करा था 33 से 34, दोआब में करा था 33 से 34। ये सब चीज़ें लिख लीजिए, कहीं आपको काम आएंगे तो आप फैक्ट या मेंस में, इंटरव्यू में तमाम तरीकों का यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कैसी नीतियाँ नहीं बनानी चाहिए तो आप बताओगे ऐसी नीतियाँ नहीं बनानी चाहिए किसी भी सरकार को या किसी भी सुल्तान को, ठीक है। ठीक है, बाकी दिल्ली से दौलताबाद भी लिख लेना, इसके बाद में दिल्ली से दौलताबाद भी लिख लेना। वो पहले ही लिख सकते हो 1329 में हुई थी, ठीक है, 1329 लिख लो उसको, 1329 में राजधानी परिवर्तन, ठीक। उसके बाद में खुरासान अभियान 1332 से 33, खुरासान अभियान 1332 से 33, खुरासान अभियान। फिर कराची अभियान, ठीक है, 1329 से 30, कराची अभियान। ठीक है, इसके समय का सबसे इंपॉर्टेंट तो आप पता ही है, इब्ने बतूता की बात होती है। इब्ने बतूता जब भारत के अंदर आया तो इसने इसको बहुत ही सम्मान के साथ में नवाजा था। इसने इसको काजी की उपाधि दी थी, ठीक है। काजी को बेसिकली बोला जाता है जो बेसिकली धर्म में एक तरीके से सीनियर होता है, सीनियरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो उसको काजी नियुक्त कर दिया जाता है। उस समय में काजी एक व्यक्ति होता था जो किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए कार्य करता था, जज कह लो आप अंग्रेजी में, ठीक है। तो अंग्रेजी में एक जज की उपाधि के तौर पर इसे नवाजा था, ठीक है। काजी का पद दिया था, काजी के पद पर नियुक्त किया था और दिल्ली में लगभग 8 साल तक ये काजी के पद पे नियुक्त रहे थे,
वहाँ पे, ठीक है। तो इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर था जो सिर्फ भारत घूमने के लिए आया था, यहाँ पे जगहों पे एक दूसरे को देख के यहाँ पे अपने इतिहास लिखने के लिए आया था। लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पे इसको एक काजी की बाती के साथ में नवाज के वहाँ पे रोक दिया, ठीक है। जैसे आज के समय में तुम लोग यूट्यूब के व्लॉगर्स देखते हो ना, अपने फोटो कैमरे ले लेके पहुँच जाते हैं जगह जगह, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना। तो उस समय का कह सकते हो व्लॉगर था ये, ठीक है, जो अपना कैमरा लेके निकला था। कैमरे के नाम पे इसके हाथ में एक डायरी थी और एक कलम था। तो ये तमाम जगहों का वर्णन हम डायरी कलम के माध्यम से किया करता था, ठीक है। तो ये इब्न बतूता था जिसने इस समय में आके 8 साल तक काजी के पद पे कार्य किया। ये भी परेशान होकर छोड़ के गया है काजी का पद। ये भी दुखी हो गया था कि इस शासक के तो अंडर में काम नहीं कर पाऊंगा मैं, छोड़ के भाग गया, देश ही छोड़ दिया इन्हें, ठीक है, देश छोड़ के वापस चला गया था। तो इब्न बतूता भी नहीं झेल पाया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो सोचिए जनता क्या उस समय में झेलेगी, ठीक। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक की बात 51 से लेकर 88 तक करनी है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। इसको रिवाइज करिए अच्छे से भाई, ठीक है, ये भी अच्छे से करते रहिए। बाकी होमवर्क दिए थे कुछ, है ना, और तुम लोग के लास्ट वाले भी आंसर चेक हो गए, बट मैं आज अनफॉर्चुनेटली लाना भूल गया। मैं दे दूंगा तुम लोग को कल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास है मेरा, ठीक है, उसमें मैं आपको किसी भी दे देता हूँ। हाँ बोला तो था मैंने लास्ट क्लास में, कुछ ये तो है कुछ स्थापना एवं गुलाम वंश के कार्यकाल पर समालोचनात्मक टिप्पणी करें, तुर्की और अरबों के आक्रमण के प्रभावों का वर्णन करें। दो क्वेश्चन, 2 अरबों के आक्रमण के प्रभाव